हाँ सर चलो देखो देखते हैं हम लोग। एरे में कौन से टाइप के एरे देखे थे हम लोगों ने? 1D एंड 2D वाला था ना। 1D एरे में क्या देखा था हम लोगों ने और 2D में क्या देखा था? क्या डिफरेंस था दोनों में? 1D स्पेशली मैंने क्या बोला था, पोजीशंस फाइंड आउट करने के लिए होता है ना, कि पर्टिकुलर इंडेक्स लाइक पर्टिकुलर कोई एलिमेंट्स को अगर फाइंड आउट करना है कि कौन से पोजीशन पे है या कौन से इंडेक्स पे है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं आप 1D के थ्रू। करेक्ट ना? दो सिंटैक्स दिखाए थे इसके भी हम लोगों ने। कौन से सिंटैक्स थे? एक अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने बोला था कि वेरिएबल का नाम और न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो ये जो बनता है आपका सिंटैक्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरे ऑब्जेक्ट ना, जो साइज के साथ डिफाइन होता है, ये आपका एरे ऑब्जेक्ट होता है। क्यों ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं इसे? बिकॉज ये न्यू कीवर्ड के साथ डिफाइन होता है ना। और सेकेंड वाला सिंटैक्स दिखाया था वो डायरेक्टली डिफाइन होता है, जो वेरिएबल को डायरेक्टली डिफाइन करते हैं हम लोग। कैसे होता है जो? वेरिएबल नेम और यहाँ पे डायरेक्टली एलिमेंट्स को डिफाइन करना रहता है आपको, मतलब डायरेक्ट इनिशियलाइज करना है यहाँ पे। ये अपना सेकेंड सिंटैक्स, मतलब जो चाहे वो एलिमेंट्स आप यहाँ पे दे सकते हो फिर। करेक्ट। और इसके अंदर कैसे स्टोर करना रहता है हमें? तो मैंने मोस्टली बोला था लाइक देखो, ये अगर आप यूज कर रहे हो तो इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज मत करो। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? यूजर इनपुट के लिए आप इसे यूज कर सकते हो ना, यूजर इनपुट के लिए बेटर है, बिकॉज हर एक एलिमेंट अगर आप लेने जाओगे तो आपको इंडेक्स वाइज ऐसे लेना पड़ेगा। ए ऑफ जीरो इसके अंदर स्टोर करो। करेक्ट ना? ऐसे करके लाइक पर्टिकुलर इंडेक्स वाइज आपको एलिमेंट्स को स्टोर करना पड़ेगा। तो बेटर क्या रहेगा हमारे लिए? सेकंड वाला सिंटैक्स, ये वाला। मतलब ये भी यूज करना है, बट ये कभी यूज करना है जब भी आप एरे को यूजर डिफाइन करोगे तब। तो आपको पता होना चाहिए ना कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ले रहे हो आप यूजर इनपुट से। ठीक है। ये था 1D के लिए। जो पर्टिकुलर पोजीशंस वाइज हम लोग क्या कर रहे थे, लूप को आइटरेट कर रहे थे, बराबर। बट 2D का यूज क्या था? ये पोजीशंस फाइंड आउट करने के लिए नहीं था ना 2D। मैंने बोला था स्पेशली ये रो एंड कॉलम्स के ऊपर काम करता है। तो स्पेशली जब ये मैट्रिसेस के ऊपर आप काम करते हो तभी आपको इसकी ज़्यादा हेल्प होती है 2D की, बराबर। तो 2D में क्या सिंटैक्स था? सेम ही ना, जो 1D में था वैसे ही है। सिर्फ और एक ब्रैकेट आ जाएगा, ये एक 1 डायमेंशनल और एक ये 1 डायमेंशनल ना, टोटल 2 डायमेंशनल हो गया। एंड यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो सेम ऐसे डिफाइन होगा ये। और यहाँ पे साइज, तो ये जो साइज रहेगा फर्स्ट साइज होता है, ये रो का साइज होता है ना, और ये कॉलम का। तो रो बाय कॉलम इसे डिफाइन करते हैं हम लोग। करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? 3 बाय 3 ना। सो टोटल कितने एलिमेंट स्टोर करेगा ये मैट्रिक्स इसके अंदर? 9 एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये एक सिंटैक्स था इसका, और एक सिंटैक्स था जो मैंने दूसरा दिखाया था, डायरेक्टली आप ऐसे भी यूज कर सकते हो सेम 1D की तरह। सिर्फ यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ रोज आप यूज कर रहे हो। ठीक है। नंबर ऑफ रोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? यूजिंग करली बेसिस ना, इनसाइड द करली बेसिस। तो जितने नंबर ऑफ करली बेसिस आप डिफाइन करोगे उतने करली बेसिस से वो नंबर ऑफ रो डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है। अगर 3 करली बेसिस अगर इसके अंदर में यूज कर, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रो कितने हो गए यहाँ पे? 3 ना। और यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट जितने आप दे रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया? लाइक यहाँ पे 2 एलिमेंट आ गया तो 2 कॉलम्स डिफाइन हो गए ना। तो यहाँ पे मैं 3 कॉलम ले सकता हूँ? नहीं ले सकते ना, बिकॉज अगर लाइक एक अगर रो में आपने अगर 2 कॉलम डिफाइन किया तो ये किस में डिफाइन चला गया? 3 बाय 2 में ना। 3 रो एंड 2 कॉलम्स, तो उसी में आपको साइज ऑफ एलिमेंट डिफाइन करने पड़ेंगे, जो कोई भी एलिमेंट्स रहेंगे वो। करेक्ट। ये 2D के लिए था। और 2D के अंदर मैंने बोला था कि मैट्रिसेस के ऊपर आप एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह जो परफॉर्म करना रहेगा, वो सारी चीजें आप 2D के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। बट मैक्सिमम टाइम आपको ज्यादा यूज क्या आने वाला है इसमें से? 1D। तो इसके लिए 1D के ऊपर हम लोगों ने लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट किया था, स्मॉलेस्ट, देन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइंड ये किया था ना, सॉर्टिंग किया था, बबल सॉर्ट वाला। तो 1D वाला सबसे ज्यादा काम आता है आपको इसमें से। 2D इतना ये नहीं आएगा काम। ठीक है। तो यहाँ तक तो मतलब यहाँ तक जितने भी टॉपिक्स थे ये सब बेसिक्स टॉपिक्स थे। अभी मेन टॉपिक आपका आता है मेन ऊप्स में। ठीक है। तो जिन्होंने पाइथन वगैरह पढ़ा है उन्होंने पाइथन में ऊप्स पढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है। आई होप कि उनको 100% नहीं तो 101% तो आता ही रहेगा। ठीक है। बाकी ऊप्स के न्यू कॉन्सेप्ट के लिए कौन कौन है जिन्होंने ऊप्स अभी तक पढ़ा ही नहीं है?
ठीक है। उप सुना भी नहीं है। अच्छा। ठीक है। ठीक है, देखो ये ऊप्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि कैसे क्या कॉलिंग होता है यहाँ पे। ये अगर समझ में आ गया तो बहुत कुछ चीजें समझ में आएगी आपको इसमें से। ठीक है। ऊप्स के पिलर पता है सबको। वो सब पिलर्स है ना उसके, ऊप्स के। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने जितना यूपी किया था वो किसके अंदर चला गया, पीओपी के अंदर चला गया, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी आते हैं हम लोग ओओपी में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो बेसिकली ओओपी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे मुझे बताओ व्हाट इज ऑब्जेक्ट। रियल वर्ड ऑब्जेक्ट। बट इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बनाया गया। अभी पीओपी के ऊपर भी तो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो ना, तो ओओपी क्यों चाहिए। हाँ, सेफ्टी के लिए। यस, पीओपी से भी पूरा काम होता है ना अपना प्रोग्राम में। सारे प्रोग्राम हम लोग कर तो रहे थे उससे। तो ओओपी की क्या जरूरत है, ऑब्जेक्ट की या क्या जरूरत है हमें यहाँ पे। करना पड़ता है। ठीक है, ये एक है। और मतलब कैसे होगा, देखो लाइक ओवरऑल कैसे होता है, जैसे अगर आप पीओपी में पूरा प्रोग्राम करते हो तो कंसिडर करो कि मैंने लाइक 100 लाइन का कोड कर दिया। ठीक है, 100 लाइन का कोड है। अभी इसमें से ऐसा कुछ कर सकते हो आप पीओपी के अंदर कि मुझे इसमें से सिर्फ 20 लाइन का कोड रन करना है और बाकी का 80 लाइन का कोड रन नहीं करना है। वो कर सकते, बट कभी पॉसिबल है उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वैसे मुझे नहीं चाहिए। और वहाँ पे कैसे लगे, देखो यहाँ पे कोड को आप रेस्ट्रिक्शन भी नहीं दे सकते ना। आपने पूरा कोड लिख लिया मेन के अंदर, इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा कोड वो एग्जीक्यूट होने वाला है, ये बराबर ना, होके रहता है वो एग्जीक्यूट। बट अगर आपको क्या करना है, उसे एक रेस्ट्रिक्शन देना है कोड को कि कभी कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। वो कैसे यूजर बेस्ड होना चाहिए ना, यूजर जब भी परमिशन देगा तभी वो कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जब भी ऑब्जेक्ट उससे कॉल करेगा तभी जाके वो काम करना चाहिए, बराबर ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग सिंपल क्या डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे बोला ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ड एंटिटी है। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लास के ऊपर। जो क्लास अभी हम लोग बनाते आ गए हैं। ठीक है, पूरा जावा का स्ट्रक्चर है, आपने देखा तो पूरा क्लास के साथ हम लोग काम कर रहे थे। और क्लास किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर डिपेंड है कि क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। हाँ, ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर डिपेंड है, क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं। ठीक है, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ना। डिपेंड्स करता है ऑन रिक्वायरमेंट्स, आपका रिक्वायरमेंट्स क्या है यूजर का, उसी के अकॉर्डिंग वो चलता है। करेक्ट ना। तो यहाँ पे क्लास को क्या डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, क्लास। क्लास मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्लास। हाँ, ब्लूप्रिंट ऑफ। ओके। और हम्म, सही है, सिंपल। जैसे ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला वैसे हम लोग सिंपल ये भी डिफाइन कर सकते हो, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने का काम करता ही है। क्यों, ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए इसे। या तो जैसे बोला ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है।
प्रिंट आउट निकालना है। क्या होता है ब्लूप्रिंट, मतलब क्या होता है? डिटेल्स एक तरह से डिटेल्स कार जैसे हो गया, कार का कार का अच्छा ठीक है। तो देखो लाइक जैसे कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों ने डिफाइन किया, तो देखो क्लास ऐसी कुछ एंटिटी है, या हम लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लास को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। क्लास कुछ भी हो सकता है, करेक्ट ना? एक स्पेसिफिक आप नहीं बता सकते कि क्लास क्या है एग्जैक्टली, यही है या वही है। ठीक है, तो सिंपल अगर आप इसे डेफिनेशन दिया जाए तो क्लास कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ये। लेट्स से क्या क्या आ सकता है उसमें, कोई प्लेस भी हो सकती है, ठीक है, कोई पर्सन का नाम भी हो सकता है, कुछ थिंग्स भी हो सकती है इसके अंदर, करेक्ट ना? कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, क्लास के अंदर, बराबर। तो फॉर एग्जांपल कंसिडर करो कि अगर समझो क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये लो सिंपल फ्रूट्स करके, तो फ्रूट से क्लास बोल सकता हूँ मैं। ये किसके अंदर कंसिडर होगा? थिंग्स में ना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लाइक देखो अगर किसी का भी नाम दे दो तो भी वो क्लास ही बन जाएगा। तो मुझे बताओ अभी अगर मैं फ्रूट्स डिफाइन कर रहा हूँ तो फ्रूट्स में कौन से टाइप के फ्रूट्स हमें मिल सकते हैं यहाँ पे? फ्रूट्स में कौन से टाइप के फ्रूट्स होते हैं? कौन सा? मल्टीपल टाइप हाँ बहुत कुछ टाइप के हैं। ठीक है, मैं हम लोग फ्रूट्स में वड़ा पाव ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा यूनिक होना चाहिए फ्रूट। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर कि क्या लिया हम लोगों ने, एप्पल। अभी एप्पल क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट ना। और फ्रूट क्या हो गया आपका? क्लास। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ से डिफर हो रहा है? क्लास से ना, कैसे डायरेक्टली मिला आपको ऑब्जेक्ट? मतलब देखो ऑब्जेक्ट एक तरह से अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है? क्लास के ऊपर डिपेंड है। तो इसको हम लोग सिंपल क्या डेफिनेशन दे सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए? इट्स अ रेफरेंस ऑफ क्लास। एक क्लास का रेफरेंस दे रहा है ना, ये क्लास कुछ भी रहेगा उससे के अकॉर्डिंग वो डिफाइन करने जा रहे हैं। कुछ भी हो, जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल क्लास का नाम अगर मैंने लिया व्हीकल, क्लास अगर मेरा व्हीकल है तो व्हीकल में कौन से टाइप के व्हीकल्स आ सकते हैं? 10 व्हीलर। ठीक है, 10 व्हीलर का भी होता है ना, फिर इससे ज़्यादा भी होता है। ट्रेन तो बहुत ज़्यादा व्हीलर का है वो। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं जाएगी, 2 व्हीलर बस हो गया हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन डिफाइन करेगा? यहाँ पे 2 व्हीलर ना, बट ये डिफाइन किसने किया? व्हीकल ने। तो व्हीकल हमारा यहाँ पे क्लास हो गया ना, जो ऑब्जेक्ट इसको डिफाइन कर रही है। तो ये ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? क्यों ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है ये? इसे क्या जरूरत है इसे? बराबर ना, क्लास अगर खुद से कुछ काम कर सकता है तो ऑब्जेक्ट की क्या जरूरत है इसे? क्यों चाहिए ऑब्जेक्ट? यूज टू कम्युनिकेट विथ मेंबर फंक्शंस, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेथड्स। जावा के लैंग्वेज में इसको मेथड्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम क्या है? मेंबर फंक्शन के साथ कम्युनिकेट करना। तो मेंबर फंक्शंस क्या है या मेथड क्या है? मेथड्स और मेंबर फंक्शन एक ही है। सिर्फ हम लोग इसको लाइक जावा के कोडिंग लैंग्वेज में मतलब लैंग्वेज के टर्म्स में इसको मेथड्स बोला जाता है, सिंपल वर्ड में। तो क्या होगा, मेथड्स और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? पहले बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस, फंक्शंस के ऊपर वर्कआउट किया है पहले कभी? पाइथन के अंदर क्या रहेगा और किसके अंदर किया है? जिनका वेब डिज़ाइन हुआ है उन्होंने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी किया हुआ है फंक्शंस के ऊपर काम। वेब डिज़ाइन तो हुआ है ना सबका, तो देखा है ना फंक्शन इसके पहले। ठीक है, मतलब नया नहीं है।
ठीक है। तो लाइक देखो अभी ये ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है और ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए यहाँ पे, कौन से मेंबर फंक्शन किधर से क्या ये करने वाला है वो देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। तो लाइक देखो पहले मेंबर फंक्शन में दिखा देता आपको मेंबर फंक्शन कैसे रहेगा। तो इसका मेंबर फंक्शन का पहले सिंटैक्स देखेंगे हम लोग। इसको मेंबर फंक्शन की जगह पे मैं क्या देता हूँ नाम, मेथड बोलता हूँ। ठीक है, ये बेटर रहेगा वर्ड इसके लिए। तो मेथड बनाने के लिए देखो क्या सिंटैक्स रहेगा हमारा, और ये भी लिख के रखता हूँ तो आपको मीनिंग समझेगा इसका। इसका सिंटैक्स देखो क्या होता है, मेंबर फंक्शंस अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाते हैं हम लोग, क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट। मेथड देखो मेथड कैसे बनता है बता आपका, फर्स्ट अपन इसे क्या चाहिए, रिटर्न टाइप एंड देन फंक्शन नेम, बराबर ना, फंक्शन नेम चाहिए। एंड ये ब्रैकेट के अंदर क्या पास करता है, ये पैरामीटर्स। ये इसका बॉडी ब्लॉक हो गया जहाँ पे ये क्या कर सकता है, पूरा कोड लिख सकता है, बॉडी स्टेटमेंट। ठीक है, बट इतना ही नहीं है एक्चुअली। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो यहाँ पे आता है एक्सेस मॉडिफायर। ये क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर देन रिटर्न टाइप एंड देन फंक्शन नेम। ये होता है अपना मेथड का सिंटैक्स। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या है मुझे बताओ, मेथड की क्या जरूरत है हमें फिर। ऑब्जेक्ट देखो ऑब्जेक्ट किसके लिए स्पेशली काम कर रही है, मेथड को कॉल करने के लिए ना। कम्युनिकेट करना मतलब क्या होता है, इन द सेंस कॉल करना। तो क्यों कॉल करना है हमें मेथड को, और मेथड क्यों चाहिए। विदाउट मेथड हम लोग काम नहीं कर सकते, कर सकते कि नहीं, नहीं कर सकते। अगर आप क्लास के अंदर कुछ भी काम करो तो क्लास देखो, क्लास एक ऐसी लाइक ये बोल सकते हैं हम लोग, क्लास ऐसी चीज है वो विदाउट मेथड या विदाउट मेंबर फंक्शन कुछ भी चीजें परफॉर्म नहीं कर सकता। मतलब क्लास को अगर कोई भी टास्क अगर परफॉर्म करना रहेगा तो किसकी हेल्प से करता है वो सब, मेथड की हेल्प से करता है, या तो लाइक मेथड और मेंबर फंक्शंस। मतलब मेथड रहेगी तो ही वो कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, समझा। क्लास इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ भी चीजें परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे मैंने बोला सिंपल, अगर मुझे क्या करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर भी परफॉर्म करना रहेगा ना विद हेल्प ऑफ क्लास, तो क्लास डायरेक्टली वो सारी चीजें परफॉर्म नहीं कर सकता, उसे मेथड्स की हेल्प चाहिए इम्प्लीमेंट्स करने के लिए। ठीक है, अभी आपने पीओपी के स्ट्रक्चर्स में देखा, वहां पे हम लोगों ने विदाउट मेथड काम किया, तो वहाँ पे मेथड नहीं था, बट किसके अंदर काम किया उसने, मेन के अंदर काम किया ना, मेन मेमोरी था। बट यहाँ पे उसने क्या बोला है, अगर लाइक मुझे मेन के अंदर मुझे काम करना ही नहीं है तो मुझे क्या चाहिए, एक्सटर्नल मेथड चाहिए ना, जो मेथड के अंदर मैं काम कर सकता हूँ। तो मेथड क्यों बनाना है मुझे, जैसे मैंने बोला देखो लाइक पर्टिकुलर क्लास के इसको नाम ही क्या दिया है देखो, मेथड और मेंबर फंक्शन। ये एक्चुअली होता है फंक्शन, तो इसको मेंबर क्यों बोलते हैं, डिपेंड्स करता है ना कि कौन सा फंक्शन कौन से क्लास के लिए काम कर रहे हैं। तो जो फंक्शंस कोई क्लास के अंदर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेगा, वो क्लास का मेंबर बन गया ना। तो पर्टिकुलर वो फंक्शन सिर्फ वही क्लास के लिए काम करेगा। ठीक है, मतलब अगर वो फंक्शन को मुझे एक्सेस देना तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा फिर, उसी के ऊपर ना। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर तो आपको समझेगा ये। ठीक है, बोर्ड पे दिखा देता था, नहीं तो अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा ये पार्ट, इसके लिए मैं इसके ऊपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो देखो लाइक यहाँ पे ये क्या है,
सर्कल सर्कल ही है। और ये तो कंसिडर करो, समझो, ये एक मेरा क्लास है, जो क्लास का नाम मैंने क्या दिया हुआ है, ए क्लास। और यहाँ पे भी मेरे पास एक क्लास है, इसका नाम है बी। ठीक है, तो कंसिडर करो कि मेरे पास कुछ टास्क है, इसके पास मैंने एक टास्क दिया एग्जीक्यूट करने के लिए। टास्क मतलब जो फंक्शंस के हम लोग बात करें वो टास्क। ठीक है, इसके पास टास्क 1 है और ये टास्क 2 के लिए काम कर रहा है बी। हाँ ठीक है, समझेगा। फीलिंग समझ में आ जाएगी इसके। ठीक है, उसको ऐसे लिखने के लिए जमता नहीं, उसके लिए टच वाला चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी मुझे बताओ, ये जो टास्क दिख रहा है आपको, ये जो पर्टिकुलर टास्क है, मैंने क्या बोला, ये टास्क मतलब कि आपका फंक्शन है ना, जो फंक्शंस की बात कर रहे हैं। अगर ये फंक्शन, यही ये फंक्शंस अगर मैं आउटसाइड लिखता हूँ, क्लास के आउटसाइड, तो इसको फंक्शन बोलेंगे या मेंबर फंक्शंस बोलेंगे इसे, ये वाले पार्ट को? एंड ये क्यों, क्लास के अंदर है ना। तो ये जो मेंबर फंक्शंस या मेथड है, ये किसके लिए डिफाइन हो रहा है अभी, ये क्लास के लिए ना। तो ये क्या बी के लिए काम करेगा यहाँ पे? तो अगर मुझे क्या करना है, अगर ये मेथड को कॉल करना है, तो ये मेथड के लिए मैं किसका ऑब्जेक्ट यूज करूंगा, क्लास ए का या क्लास बी का? बराबर ना, बिकॉज मेथड को मैंने क्या बोला, मेथड को अगर एक्सेस देना है बाहर, तो मेथड को एक्सेस देने का काम कौन कर सकता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ना। तो इसके पास भी ऑब्जेक्ट है, इसका खुद का ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे। ये भी ऑब्जेक्ट है और इसके पास भी ऑब्जेक्ट है, बराबर। अगर मैंने बोला कि टास्क 1 को मुझे बाहर एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज देखो, बाहर एक्सटर्नली हमें करना क्या रहता है, क्लास के अंदर कुछ भी स्ट्रक्चर आप बना दो, बट ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसने सिर्फ फंक्शनलिटी बना के रखा है, तो फंक्शनलिटी जब तक आप कॉल नहीं करोगे ना, तब तक ये जाके एग्जीक्यूट होगा नहीं। ठीक है, तो हमें करना क्या रहता है, देखो यहाँ पे आपका मेन मेमोरी होता है, जिसको हम लोग मेन फंक्शन बोलते हैं। जो मेन बनाते पता है ना सबको, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके बनाते हैं। तो ये आपका मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी के अंदर जितनी भी सारी चीजें होती है ना, उतनी ही चीजें सिर्फ एग्जीक्यूट होती है, उसके अलावा दूसरा कोई भी चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि ये टास्क 1 को मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो टास्क 1 को मुझे कहाँ पे लाना पड़ेगा, ये मेन के अंदर लाना पड़ेगा ना, तब तक एग्जीक्यूट होगा नहीं, होगा एग्जीक्यूट। बट टास्क 1 को मेन मेमोरी के अंदर एक्सेस देने का काम कौन करेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ना। बिकॉज मैंने क्या बोला, क्लास खुद कुछ काम करता नहीं है वैसे डायरेक्टली, वो क्या कर रहा है, अपना रेफरेंस बना रहा है ना। ऑब्जेक्ट मतलब क्या बोला हम लोगों ने, रेफरेंस बोला। तो उसे अगर कुछ भी चीज अगर शेयर करनी रहेगी, तो किसके थ्रू पास कर रहा है, रेफरेंस के थ्रू, बराबर। तो ये ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये जो टास्क है वो टास्क मेन के अंदर लेके आएंगे। ऐसे होगा ना, ऐसे कुछ होगा कि इसके ऑब्जेक्ट से मैं इसका टास्क इधर लेके आ रहा हूँ, देगा, अलाउ करेगा ये? नहीं ना, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वही उसी के लिए एक्सेस देगा, सिर्फ उसी के लिए परमिशन है ना, कि वही जाके वो मेथड को एक्सेस कर सकता है यहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये जो आपका मेथड होता है, देखो मेथड के अंदर क्या क्या चीज आप परफॉर्म कर सकते हो, कुछ भी चीजें परफॉर्म कर सकते हो ना। ठीक है, तो जैसे लाइक देखो, मैं बोल रहा हूँ कि लाइक ऑब्जेक्ट की हेल्प क्यों लेता है ये, क्या हो सकता है इसके पीछे रीजन क्या होगा इसका, ऑब्जेक्ट की हेल्प क्यों ले रहा है ये मेथड को अंदर एक्सेस देने के लिए? हाँ, और डायरेक्टली क्या लगता है आपको, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इसे लेके आ सकते हैं मेथड को अंदर, मेन के अंदर? होगा पॉसिबल? नहीं ना। मतलब समझा मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट का काम क्या है, ये मेथड को यहाँ पे मेन में लेके आना। बट कभी लेके आ सकता है अगर क्लास ने परमिशन दिया तो ना। तो क्लास कैसे परमिशन देगा, ये आ रहे समझ में? देखो, ये मेथड किसका, क्लास का प्रॉपर्टी है ना। तो अगर इसे बाहर एक्सेस करना है, मुझे बाहर लेके जाना है, तो मुझे किसका परमिशन चाहिए, क्लास का परमिशन चाहिए ना। अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर जो क्लास के अंदर होता है, ठीक है, जो पर्टिकुलर ये अपने फैमिली के अंदर होता है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मैंने फैमिली मेंबर की जरूरत पड़ती है ना वहाँ पे परमिशन की। तो जब तक परमिशन नहीं, तब तक मैं बाहर आउटसाइड नहीं जा सकता। तो यहाँ पे वैसे है ना, जितने भी टास्क करेंगे, इसके बाद समझो दूसरा भी टास्क है, टास्क 4, बट ये भी किसके अंडर आ रहा है, क्लास ए के अंडर ही है ना।
तो हमें अगर ये दोनों को भी बाहर निकालना है यहाँ से, तो पहले तो हमें किसकी परमिशन चाहिए, क्लास ए की। और क्लास ए ने परमिशन देने के बाद क्या करेगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये इसे मेन में लेके आएगा। करेक्ट ना। तो देखो इसका प्रोसेस कैसे होता है पता है। पहले तो आपको ये मेथड को अगर बाहर एक्सटर्नली लेके जाना है, तो उसके लिए आपको क्लास को खुद को परमिशन देना पड़ता है। परमिशन देने के बाद ही क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट जाके ये मेथड को अपने मेन के अंदर एक्सेस दे देता है फिर यहाँ पे। समझा। तो अभी क्लास परमिशन कैसे देगा ये मेथड को कि मैं अलाउ कर रहा हूँ करके बाहर एक्सेस करने के लिए। ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली थोड़ी उठा के लेके जा सकता है यहाँ से। करेक्ट ना। ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कॉल कर सकता है नहीं। जब तक ये परमिशन नहीं देगा क्लास की मैं एक्सेस करने के लिए अलाउ नहीं जब तक कर रहा हूँ, तब तक ये इसे बाहर एक्सटर्नल लेके नहीं जा सकता। ठीक है। अभी मुझे बताओ फॉर एग्जांपल, देखो मैं ये कि इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, मतलब मुझे परमिशन की क्यों जरूरत है इसकी। अब इसने बोला कि ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस है, तो ये डायरेक्टली तो ये इसको कॉल करके लेके जाना चाहिए ना यहाँ पे। तो परमिशन की क्या जरूरत है, क्यों चाहिए परमिशन। अब जैसे देखो मैंने पहले भी कभी एग्जांपल दिया रहेगा इसका। फॉर एग्जांपल जैसे आप कभी कोई इंटरव्यू में जाते हो, तो इंटरव्यू में कोई किसी का रेफरेंस लेके जाते हो, बराबर ना। आपने बोला मैं किसी के कोई एक्टर के या कोई मोदी के रेफरेंस से आ गया, तो मोदी आपको जानता है। आपको पहले पूछना पड़ेगा ना उसको कि लाइक मैं आपका रेफरेंस दे सकता हूँ कि नहीं। करेक्ट ना, कि आप ऐसे बिना फिर के लाइक किसी का भी नाम ले सकते हो ऐसे, चलता है ऐसे, नहीं ना। तो ये क्लास क्या बोल रहा है, अरे पहले एटलीस्ट मेरा परमिशन तो ले लो। परमिशन लेने के बाद फिर ये ऑब्जेक्ट क्या बोलता है कि मैं आपका फंक्शन यहाँ पे मेन के अंदर जाके एग्जीक्यूट कर लूंगा। तो जब तक ये यहाँ पे मेन में आएगा नहीं, तब तक ये एग्जीक्यूट पार्ट होने वाला नहीं है। तो समझ जाओ, जब तक ये पानी बॉटल लाइक समझो ये बॉटल है, ठीक है। और बॉटल में क्या है, ये आपका पानी है। पानी को बॉटल से बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो ढक्कन खोलना पड़ेगा ना। तो ढक्कन खोलने के लिए किसकी परमिशन चाहिए, खोलने वाला कोई तो चाहिए, बराबर ना। तो खोलने वाला मतलब कौन है यहाँ पे, अपना मेन क्लास है। जब तक ये परमिशन नहीं देगा तब तक इसे हम लोग ओपन नहीं कर सकते, बराबर। और जैसे इसने परमिशन दे दिया, इसका बाद क्या करता है, ये जाके डायरेक्टली इसे यहाँ पे लेके आएगा। और मेन में जितनी भी चीजें लेके जाएगा ना यहाँ पे, उतनी ही चीजें सिर्फ एग्जीक्यूट होगी। बाकी पर्टिकुलर कोई भी चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होती है। समझा। तो मेथड देखो, कितने भी मेथड बना दो, मैंने अगर यहाँ पे 10 भी मेथड बनाया तो क्या 10 मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। जब तक मैं इसे यहाँ पे मेन में लेके नहीं जा रहा हूँ तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे। समझा। डिपेंड किसके ऊपर करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि ऑब्जेक्ट किसको कौन से मेथड को लेके जा रहे हैं। बट वो कभी आफ्टर परमिशन ऑफ क्लास ना, जब तक क्लास परमिशन ही नहीं दे तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। वो बोला मैं एक रेफरेंस हूँ ना, ये एक रेफरेंस है। ये बोलते हैं मैं कभी आपके काम आ सकता हूँ जब भी क्लास अगर मुझे परमिशन देगा तब, बराबर ना। ये समझा कि नहीं है, समझा परमिशन। इंस्टीट्यूट वगैरह लेवल पे देखा रहेगा ना, या कोई ऑफिशियल लेवल पे, अगर किसी का सबका समझा एम्प्लॉयज का सैलरी रिलीज करना है, ठीक है। एचआर के हैंडल में तो है, एचआर करते हैं। तो एचआर क्या डायरेक्टली अपने अपने परमिशन से कर सकते हैं। एचआर को अलाउंस दिया है वो कि कर सकते हैं करके, बट उसके लिए परमिशन किसकी चाहिए, मेरा एडमिन की परमिशन चाहिए ना, जिससे रिलीज करवानी है। तो जब तक वो अलाउ नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। समझा। तो कंसिडर करो कि ये आपका एचआर है और ये आपका मेन एडमिन है, ठीक है। तो ये बोलता है मैं आपका सैलरी यहाँ से रिलीज करने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे, बट मैं नहीं कर सकता कब तक, जब तक ये मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। करेक्ट ना। तो जब तक ये मुझे परमिशन नहीं देगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता ना। तो मुझे पहले इससे परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये परमिशन देगा कैसे, तो परमिशन देने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इसकी, ये दिख रहा है एक्सेस मॉडिफायर, ये आपको परमिशन देगा। ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर में देखो कौन से टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स आते हैं इसमें। पब्लिक याद है, सिर्फ प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, और एक हम लोग बोलेंगे इंटर्न। ठीक है। इतने सारे एक्सेस मॉडिफायर है, मतलब परमिशन लेना तो कैसे कैसे टाइप से आप इसका परमिशन ले सकते हो। देखो क्लास कैसे कैसे और किसको क्या परमिशन दे सकते हैं। डायरेक्टली क्लास किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं,
ठीक है, ऑब्जेक्ट को अलाउ कर रहा है, बट कभी तो वो बोल रहा है कि आपको कैसे अलाउ करना है, तो ये देखो ये ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे किसको कहाँ पे क्या देना है क्या नहीं देना है वो। तो यहाँ पे प्राइवेट मतलब क्या होता है? प्राइवेट प्राइवेट मतलब ये अलाउ करेगा कि नहीं करेगा? फंक्शनलिटी क्लास हाँ, अलाउड नहीं। प्राइवेट मतलब क्या बोलेगा पता है? ये बोल रहा है कि आपका ये जो टास्क है ना, या आपने जो फंक्शनलिटी बनाया है, ये फंक्शनलिटी सिर्फ आप अपने खुद के क्लास के लिए यूज कर सकते हो, बाकी दूसरे कोई क्लास को आप नहीं दे सकते। एक्सटर्नली बाहर लेके जाना उसे अलाउड नहीं है। उसका नाम ही प्राइवेट है ना, प्राइवेट मतलब सेफ रखना। तो अगर आपको इसे यूज करना है तो आप किधर यूज कर लो, इसके अंदर ही यूज कर लो जिधर चाहिए उधर। इसके बाहर आप लेके नहीं जा सकते उसको। समझा? उसको प्राइवेट बोलते हैं। अगर इसके कुछ टास्क रहेंगे, इसके कुछ फंक्शंस रहेंगे, तो ये भी इसके अंदर ही यूज कर सकता है ना। ए को भी नहीं दे सकता है, बाहर किसी को भी नहीं दे सकता है, एक्सेस देना परमिशन नहीं, पॉसिबल ही नहीं है इसे। उसको प्राइवेट बोलते हैं। तो प्रोटेक्टेड मतलब क्या होगा बताओ मुझे? प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट की तरह होता है ना। तो क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट? You can access in same package only. हम्म, Same package. सेम। Package class with multiple class same package. प्राइवेट ने भी वही किया है ना। But सेमी क्लास ना, मैंने क्या बोला? प्राइवेट अगर है तो वो क्या कर सकता है, पर्टिकुलर वही क्लास में यूज कर सकता है ना, वो बाकी दूसरे क्लास में किधर भी लेके नहीं जा सकता, वहाँ पे एक्सेस देना अलाउड ही नहीं है। वो प्राइवेट हो गया। और प्रोटेक्टेड क्या है फिर? प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट की तरह होता है, वो भी किसी को शेयर नहीं करता, बट उसमें एक डिफरेंस है, वो देता है डेटा, बट किसको देता है पता है? जो उसके लिए नोन होता है, मतलब जिसको वो जानता है। हम्म, हाँ, या तो हम लोग बोलते हैं ना कि लाइक जैसे अरे आपका एक सिंपल एग्जांपल लो ना। अगर समझो आप कोई बाहर जा रहे हो, कहाँ पे, मार्केट जा रहे हो, और मार्केट जाते जाते समझो रोड पे आपको कोई मिल गया, ठीक है, और वो क्या बोला आपको कि मुझे 1000 रुपीज चाहिए, तो आप दे दोगे उसको? हम्म, क्यों? हम्म, क्यों नहीं देगा वो? ठीक है, बट उसी के जगह पे अगर आपका फ्रेंड रहेगा तो ठीक है, मतलब आप एक बार सोच सकते हो ना देने के लिए उसको, बिकॉज उसको आप जानते हो। अगर वो नहीं देगा तो भी उसके घर पे जाके लेके आएंगे। ठीक है, मतलब क्या है, मुझे अगर किसी को कुछ भी अगर देना रहेगा तो मैं क्या चेक करूंगा पहले, तो मैं उसे जानता हूँ कि नहीं। करेक्ट ना? तो ये यही बोल रहा है कि मुझे अगर मेरे फंक्शनलिटी किसी को देना है, प्रोटेक्टेड वही बोल रहा है, मैं उसी को दूंगा उस जिसे मैं जानता हूँ। तो इसमें आपका एक टॉपिक आने वाला है जो इनहेरिटेंस करके। इनहेरिटेंस में क्या होता है, पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन डिफाइन होता है। तो पेरेंट क्या करता है, सिर्फ अपना डेटा चाइल्ड को ही देता है ना, कि दूसरे किसी को भी देता है? ठीक है, अपना पेरेंट क्या किसी को दूसरे को प्रॉपर्टी बेचने बैठते हैं? वो वही फैमिली में जाता है ना वो। समझा? मतलब डिपेंड क्या करता है, कौन से फैमिली से मैटर करता है ना वो, और दोनों में रिलेशन क्या है उसी के बेसिस पे वो डिपेंड करता है। समझा? तो प्रोटेक्टेड क्या बोल रहा है, मैं भी किसी को शेयर नहीं करूंगा, तो मेरा डेटा किसके साथ जाने वाला है, सिर्फ मैं उस जिसे जानता हूँ उसी के साथ सिर्फ शेयर होगा। और प्राइवेट, प्राइवेट बोलते हैं मैं किसी को जानता हूँ तो भी कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी को भी शेयर नहीं करूंगा मैं, तो उसका डेटा सिर्फ मैं मेरे लिए यूज करूंगा। समझा? मतलब ऐसे होता है ना कि अगर समझो मेरे पास कुछ भी चीज़ है तो मैं मेरे फैमिली के अंदर ही शेयर कर दूंगा, बाकी मैं फैमिली का आउटसाइड कहाँ पे किसी को मैं नहीं दे सकता। वैसे समझा ये? प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड में डिफरेंस समझा? प्राइवेट मतलब क्या कि पर्टिकुलर वही क्लास के लिए वो यूज कर सकता है ना, वो क्लास के अलावा दूसरा किसी को भी नहीं दे सकता। वो प्रोटेक्टेड क्या है, वो पर्टिकुलर क्लास के लिए तो यूज करेगा ही, बट बाकी दूसरा किसी को भी शेयर नहीं करेगा, जिसे वो जानते हैं सिर्फ उसे ही दे सकता है वो।
ठीक है, जिससे वो रिलेशन डिफाइन करता है उसे वो दे सकता है अपने डेटा, उसके अलावा दूसरा किसी को शेयर नहीं कर सकता हूँ। एंड व्हाट अबाउट पब्लिक? Anyone can. करेक्ट। पब्लिक हो गया मतलब क्या हो गया? हम्म, ठीक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसके अंदर किसी का भी कुछ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली उसने बोला कि मैंने परमिशन दे दिया, किसी को कोई भी लेके जाओ। प्रसाद देते पता है ना, गाँव भर का प्रसाद। ठीक है, कोई भी लेके जाओ, तो इसमें पता नहीं कि कौन आ रहा है कोई जा रहा है। हम्म, हाँ, इसका एग्जांपल ले सकते हो ना, प्रोटेक्टेड में शादी का शादी का हॉल होता है, तो उधर कौन आते हैं? अननोन पर्सन तो आएगी नहीं। तो भी आते हैं, भरोसे वो खाने के लिए कुछ भी करते हैं, फ्री वाला रहता है ना। कल का भी नहीं छोड़ा रहेगा वड़ा पाव वगैरह। रहता है ना इसमें, फ्री वाला रहता है। फ्री वाला कोई छोड़ता नहीं यार। बाकी अगर कोई कॉस्टली रहेगा कोई लेता नहीं है फिर। हम लोग भी कल विसर्जन के लिए गए थे, गणपति विसर्जन के लिए। पूरा कितना, हाफ एन आवर पूरा, 5 किलोमीटर्स बाय वॉक लेके गए हाथ में गणपति को। 5 किलोमीटर्स। और उसमें पीछे से लाइक उन्होंने क्या क्या बताया हमें। हमारा गणपति था, हाथ में लिया था मैंने। उसके बाद बड़े बड़े गणपति जो होते हैं ना, तो वो लोग बैंजो के साथ आए थे। हम लोग अभी पीछे से ही थे ना, अभी आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं, तो उनके इसमें घुस गया हम लोग। तो बोलते अरे हम लोगों ने बैंजो लेके आ गए, बोलते ये ठीक है। अरे बोलो नहीं चाहिए हमें बैंजो, हम लोग जाते हैं इधर से। तो बाद में वो लोग तालाब बांधते हैं ना, वो लेके वगैरह रहता है वहाँ पे साइड में, तो उधर लेके गया, थोड़ा नज़दीक था। तो वहाँ पे पता चल गया कि वो लोग क्या कर रहे थे, छोटा सा ही था, उसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था उन्होंने। गणपति को उसमें डाल रहे थे, उसके बाद निकाल के बाजू में साइड में रख रहे थे। तो पहले हम लोग उधर लेके गए थे, प्लान किया था, रख लिया था वहाँ पे, तो लोग आरती वारती करते और बाद में वो लोग विसर्जन कर लेते हैं। बाद में देखा वहाँ पे अरे पानी ही नहीं है, चलो रिटर्न लेके चलते हैं। दूसरी जगह पे फिर 5 किलोमीटर हम लोग बाय वॉक चले गए। पूरा पाए इतने टायर्ड हो गए ना, पूरा हाथ टायर्ड हो गया पूरे। और रोड पे हमें फ्री में क्या मिला पता है? हाँ, शरबत शरबत। ठीक है। फ्री में कुछ तो मिला, उसमें पानी ज्यादा डाला था और उसने ये कम डाला था। तो भी चलता है, थोड़ा एनर्जी मिल गया। और बारिश बहुत था, देखा रहेगा विरार में बारिश बहुत था कल, इधर भी था शायद कि पता नहीं, ये साइड था। हाँ, साथ में वो साइड बहुत था बारिश। इधर रहता है। बिजली भी गिर गई ना यहाँ पे, मीरा भाईंदर में 2 जगह पे गिर गए। बिल्डिंग के ऊपर गिर गए तो बिल्डिंग गायब ही होगी। कुछ नहीं हाँ, नहीं नहीं, बिल्डिंग गायब हो गई। गायब। अभी वो बिल्डिंग को ढूंढ रहे किधर गई वो। हम्म? ठीक है, मतलब कल ऐसा लगा एक मोमेंट के लिए सही रहेगा, हम लोग चलते 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 गए। ऑटो से लेके जाने होते बोले मज़ा नहीं आएगा ऑटो से। गणपति पापा के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। पूरा सर जाम हो गया फिर। उसके बाद रात को 1 बजे हम लोग रिटर्न आ गए, 1 डेढ़ बजे। बाद में आने के बाद फिर से क्या, सोए नहीं, आने के बाद फिर से डांस करने के लिए गए उधर। कोई भी डीजे लगा रहा है, किधर भी घुसो और किधर भी डांस करो। जो मिल रहा है उधर जाके अंदर डांस कर लेते हैं। बहुत एंजॉय किया। पब्लिक, इसके लिए पब्लिक है ना वो। ये प्राइवेट होता है, इसके लिए ये लोग एक्सेस देते नहीं है। इन्होंने हमें लाइन से निकाल दिया, बोलते हमारा बैंजो है करके। ठीक है यार, इसके लिए इतना क्या है ना, बैंजो आपका हो किसका भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर वो भी छोड़ते नहीं लोग, वो तो हर एक चीज को लाइक ये करते हैं। एक एक चीज देखेगी, छोटी छोटी चीज देखे देखते हैं लोग। ठीक है,
फिर हम लोगों ने सोचा चलो पटाट भाग भाग के लेके चलते हैं, तो पटाट पहुंच जाएंगे करके। बहुत दूर था। और कल आके मैं इधर से चला गया, इधर से इवनिंग में चला गया। उसके बाद हम लोगों ने पटावट निकाला, आरती वारती किया, उसके बाद हम लोगों ने विसर्जन के लिए लेके गए। छुट्टी नहीं था, विसर्जन का छुट्टी विट्टी नहीं रहता है, सिर्फ गणपति के टाइम पे छुट्टी रहता है, एक ही दिन। सब लोग आए थे, पूरे सारे बैचेस थे कल, तीनों भी बैचेस थे। देखा, मतलब स्टूडेंट को इंटरेस्ट देखो कितना, क्या लाइक अटेंड कर सकते हो। सबने अटेंड किए लेक्चर्स कल। और मेरे वो वेब डिज़ाइन वाले लोगों ने वो गणपति पंडित वाला प्रोजेक्ट बना दिया फाइनली। तो फाइनली अंधेरी ब्रांच से हमारा प्रोजेक्ट चला गया। हाँ, सब ने लिया, सारे बैचेस में, अपने तो सारे बैचेस में हो गया था। जैंगो में भी करवाया था। हाँ, नहीं, दो लोगों ने लिया था। किसने? एक तो देवेन ने, देवेन और एक वैभव। एक वैभव, दो लोगों ने लिया था। मजा आया, दो दो लोगों ने, हम मतलब अपने ही बैच से स्टार्ट हो गया था, जैंगो के बैच से। उसके बाद सबने लेना स्टार्ट किया फिर। इवेंट के टाइम पे कभी गायब नहीं होने का, पता है। खराब इंप्रेशन जाता है उसका। पार्टिसिपेशन अगर अच्छा नहीं रहेगा ना तो लाइक सही नहीं रहता है। मुझे मतलब एक बैच ऐसा था ना, वो वेब डिज़ाइन वाला, हर एक इवेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन था। हर एक इवेंट्स, स्टार्टिंग से लेके, मतलब एक, उन्होंने एक भी इवेंट अभी तक छोड़ा नहीं है। पूरा ओवरऑल लाइक वो पैन इंडिया लेवल का प्रोजेक्ट भी उन्होंने कंप्लीट किया। अभी सबमिट किया फाइनली वो। मतलब उनको क्या काम धंधा नहीं है? उनको भी उनके काम रहते हैं ना। उनके इसमें भी कोई कोई लोग तो खारघर से ट्रैवलिंग करते, खारघर है ना उधर से। उनको उधर ब्रांच है तो भी वो इधर ही आते हैं, उनको पता है इधर हमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ तो इवेंट्स मिलते हैं, वो इधर ही आते हैं, उधर से भी। वैसे नहीं, इवेंट सही रहता है, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, वो सही रहता है। इवेंट्स के दिन ही गायब हो जाते हैं बहुत सारे लोग। वो गणपति बनाने का इवेंट था, तभी भी बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। मतलब इवेंट के दिन ही कैसे बीमार होते हैं। बाकी दूसरे दिन बीमार ही नहीं पड़ते। अच्छा, वो जैंगो के बैचेस से भी तीन चार लोग आ गए, चार चार पांच लोग आ गए, उन्होंने किया। मुझे ट्रस्ट था वो लोग तो आएंगे ही, नहीं तो वो भी चला जाता था फिर, नाम खराब हो जाता था पूरा बैच का। वैसे इवेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो लगता है ना फिर, लाइक आगे जब भी आप प्लेसमेंट्स के लिए भी जाते हो इनके पास, तो इनको पता है कि आप कितने एक्टिव हो, लाइक कौन से इवेंट में पार्टिसिपेशन रहता है। तो आपको अच्छा सा लाइक कि ये दे सकते हैं ना, आपको चांस भी दे सकते हो उसमें, कि करने जैसे लोग हैं। और आलसी करते तो वो लोग क्या समझेंगे, पहले खुद से कंसिडर करेंगे कि ये लोग कुछ करने वाले ही नहीं, तो देख के भी फायदा नहीं है। मैं कुछ प्लेसमेंट्स का बात करने जाता हूँ तो क्या बोलते पता है? सर स्टूडेंट आलसी है, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए जमता है ना, तो हम लोग प्लेसमेंट किधर से देंगे। अभी मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर, मैंने भी देखा हुआ है वो चीज़, ऐसे ही होता है। जिसके ऊपर मैंने देखा है कि मुझे कॉन्फिडेंस है उसमें, मैं बोल सकता हूँ कि स्टूडेंट आलसी नहीं है करके। हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करने का है। ऐसे नहीं कि लाइक हम लोग सिर्फ इतना ही सीखते रहेंगे, सिर्फ कितना सीखेंगे, ऐसे कुछ है। मुझे वो, मैं सीखने के साथ साथ क्या क्या चीज़ें करता हूँ, जो नई चीज़ें आती है वो भी मैं करने बैठता हूँ। मुझे मज़ा आता है, नया नया चीज़ें करने के लिए मज़ा आता है। मैं एक भी चीज़ कभी छोड़ता नहीं हूँ, फिर टाइम हो या ना हो, टाइम निकाल के करता हूँ। फिर स्पोर्ट्स का हो या किधर का भी हो। स्पोर्ट्स में भी मैं कैप्टनशिप्स करता था वहाँ पे, क्रिकेट्स एंड इसमें। वैसे इंटरेस्ट रखने का, करने का मज़ा आता है ना, वो एक एंटरटेनमेंट होता है उसमें। हमें एंजॉय किस में करते हैं पता है, बहुत सारे लोग किस में, मैच लगाओ, मैच इंडिया का। वो हम लोग देखेंगे, अभी लेक्चर छोड़ के देखते हैं। उसमें क्या एंजॉय करने के लिए मिलता है, उसमें सिर्फ देखने के लिए मिलता है। आप खुद से करके देखो ना, उसमें ज़्यादा बहुत मज़ा आता है।
हम लोग सिर्फ देखने से मजा लेते हैं ना। करके मजा लो तो उसमें बहुत लाइक ये लगेगा आपको, लगता है अरे मैंने कुछ तो किया करके। जो पैन इंडिया लेवल का जो प्रोजेक्ट था ना, मतलब सोचो, वेब डिजाइन का बैच है। वेब डिजाइन मतलब आप समझ सकते हो ना, सिर्फ फ्रंट एंड। उन्होंने बैक एंड भी इम्प्लीमेंट किया उसके साथ, बैक एंड के साथ बनाया प्रोजेक्ट उन्होंने। हाँ, उन्होंने बैक एंड पीएचपी लगा दिया। हाँ, थोड़ा बहुत आता था और लाइक मैं गाइड करने के लिए था। सुपर्ब गया एकदम प्रोजेक्ट। अभी हम लोगों ने परसों ही सबमिट किया, आज रिजल्ट है उसका। वैसे वो दिखा था ना, वो लोकेशंस वगैरह का, वो लोकेशंस वगैरह प्रॉपर डाला था गेट करने के लिए, कैसे क्या जाएगा, कौन सा लोकेशन जाना है वो। मस्त डाला था। और उन्होंने ये ऐसे भी ऑप्शन दिया था हम लोगों ने, मंडल्स को ऐड करने के लिए। कुछ अगर न्यू मंडल्स जनरेट हो गए तो उसको ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया था ऊपर, अपलोड्स करने के लिए। अपलोड होने के बाद वहाँ पे लिस्ट में ऐड हो जाते थे। बाद में जैसे पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो उसका लोकेशन फेच हो जाता था। उनको वही चाहिए था ना, मैप चाहिए था ट्रैवलिंग के लिए। तो लोकेशन पे क्लिक किया तो पर्टिकुलर उसका एरिया का मैप मिलना चाहिए। मस्त बना। मतलब हमारा कौन सा बताया, लास्ट लास्ट डेट था, लास्ट कभी 7 को, 7 को लास्ट डेट था। वो लोग 8-9 बजे तक रुके थे इधर ही रात को। मेरा 4 बजे उसका बैच फिनिश हो गया था, 2 से 4 का बैच था। उन्होंने और 4-5 घंटे डाल के वो कंप्लीट करके ही चले गए। हम लोग बोलते हैं अरे हमें घर पे काम करने के लिए टाइम नहीं है, हम लोग इधर कैसे टाइम दे सकते हैं। देखो एक इसका एडवांटेज है कि इनका ये हो गया कि उनको अभी वही सेम लिंक अभी वो लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं रिज्यूमे में। और वो भी एक पैन पैन इंडिया लेवल का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने। समझे, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, डमी लेवल का। आराम से कहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो प्रोजेक्ट के लेवल पे। मतलब डिजाइनिंग के बेसिस पे भी हम लोग इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा। मस्त है, मतलब वो टीम मुझे लाइक बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन है वो सब में। मुझे किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो लीडर बना है ना, 4 लीडर है, इतना परफेक्ट काम करते हैं ना, उतना अपने आप ही वो लोग ही मीटिंग वगैरह शेड्यूल करेंगे, कभी क्या मीटिंग रखना है, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे काम प्रॉपर है उनका। अभी एक भी जन का आप पूछ के देखो वहाँ पे कि किसका भी आपको सेल्फ लर्निंग या असाइनमेंट इनकम्प्लीट नहीं दिखेगा आपको वहाँ पे। अभी तक जितना भी उन्होंने किया रहेगा, वेब डिजाइन उनका कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। आप में से अभी तक मुझे बताओ जितना हम लोगों ने किया हो, सबका सेल्फ लर्निंग और असाइनमेंट्स कंप्लीट है। लीडर्स लोग बोलते हैं कि नहीं? हाँ। किधर के लीडर्स लोग, कौन कौन थे लीडर्स लोग अपने? हाँ। कौन? कौन वो सौरभ? वो जॉब पे जाता है ना, उसका वर्किंग रहता है वो। संडे उसका ऑफ रहता है शायद सिर्फ। ठीक है, कल हम लोग फिर से लाइक तीन तीन टीम लीडर बनाएंगे, 3 या तो 4 लीडर। अरे अभी टीम लीडर काम ही नहीं कर रहे अपने। कर रहे हैं ना? अच्छा। और किसकी किसकी टीम काम हो रहे हैं अभी तक प्रॉपर, जो चल रहे हैं? कौन है आपका टीम लीडर? क्या बात है, हो रहा है बराबर प्रॉपर? दो ही लोग हैं टीम में?
अच्छा और है क्या? सही है, मतलब अच्छा काम हो रहा है। एक टीम का तो अच्छा काम है। और दूसरे दूसरे टीम में कितने लीडर गायब है अभी? नहीं, सब नहीं, एक ही शायद, सौरभ। बाकी है ना, प्रतीक्षा है और शुभम। क्या स्टेटस है आप दोनों का? हाँ। हो नहीं रहे हैं। और शुभम? ट्राई कर रहा हूँ। अरे ट्राई करने के लिए क्या इंटरव्यू है? नहीं हो रहा है, नहीं हाँ। नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ट्राई इसमें क्या ट्राई करना है बट? कितने, तीन चार ही लोग ही है ना सिर्फ? कितने, तीन तो कितने लोग हैं टीम में? तीन की चार, चार ना? तो चार लोगों को भी मैनेज नहीं कर सकते? शुभम टाइम मिल रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा है प्रैक्टिस। शुभम 9 आवर्स का ड्यूटी करता है यहाँ पे आईटी विधान में। एवरीडे देखो शुभम को। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब तो मैं इन लोग से कुछ पूछूंगा। मैं पहले ही बताया था। वो रैंडम में आ गया सर अभी। तो आपके टीम में अभी ऐसा कोई है जो लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? वो इधर होते हैं क्या? अक्षया, अक्षया कर सकती है। ठीक है, अक्षय को दे सकते हैं हम लोग। नहीं सही है, उसको एक्सपीरियंस है ऑडियो, उसने काम किया हुआ है इसके ऊपर पहले। और प्रतीक्षा की टीम में से कौन कौन है और? अब पंकज तो कर सकता है ना? चलेगा ना पंकज? ठीक है, हमें अच्छा लाइक लेके जाना है अभी, बिकॉज हम लोग मेन मेन पार्ट पे आ गए हैं। इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। मानस भी तो कर अच्छा पॉइंट, हाँ। अरे मानस, मानस है। मानस किसके टीम में? हम्म, और कौन कौन है प्रतीक्षा की टीम में, कौन कौन था और? अच्छा। पाँच लोग। ठीक है, तो आपका टीम लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग पंकज को दे देते हैं। आज से प्रमोशन हो गया पंकज का। चलो पंकज, पार्टी दो अभी। हाँ। ठीक है, तो तब तक और किसका था? तो अभी फिलहाल के लिए फिर अभी अक्षय तो अवेलेबल नहीं है ना, तो फिर मानस के पास दे देते हम लोग वो ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्रीमेंट साइन कर दो। ठीक है, तो ये देख लेंगे तब तक मतलब। हाँ। आपका कौन था लीडर? सौरभ, हाँ। और कौन टीम में था? क्या क्या? तीन ही लोग हैं ना, तीन कितने? और कौन है? वो मिलके चार ना? तो मतलब तीन ही लोग हैं। हाँ। नहीं, उसको सौरभ को टीम में रख लेंगे, बिकॉज सौरभ कर लेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। उसे, हाँ सौरभ को, वो वर्किंग है, वो पूरा वर्किंग टाइम रहता है उसका, वो संडे को उसको सिर्फ ऑफ रहता है। जब भी ऑफ रहता है तभी आते हैं वो सिर्फ लेक्चर्स के लिए। बट वो कर लेगा, उसको भी अच्छा खासा ये काम कर सकता है कोडिंग के ऊपर। तो उसका कुछ आपको लाइक ये प्रॉब्लम्स तो आने वाला है नहीं ग्रुप में। तो आप तीनों में से डिसाइड कर लो किसको करना है वो। तो पढ़ना स्टार्ट कर। चलो ये चार में टॉप, तो चलो देखते हैं यहाँ पे ही है।
ये समझा सबको एक्सेस मॉडिफायर में? जावा की मैच है चालू डिग्रेड में नहीं, एक था मैम का था, बट ये आई थिंक हुआ है उनका, वो कभी उप्स के आगे चले गई शायद, मैम कौन सा मैम इकविंद मैम, उनका आगे चला गया, एक ही चल रहा है वो डिग्रेड वाला। हाँ ठीक है, समझा, ये प्राइवेट समझा, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या है समझा नहीं है, ये सिर्फ पढ़े हुए क्लास के लिए हो सकता है, क्लास के आउटसाइड एक्सेस नहीं होगा ये, ठीक है। पब्लिक क्या बोला हम लोगों ने, ये किसे भी एक्सेस करके दे सकता है ना, किसे परमिशन दे, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। और प्रोटेक्टेड मतलब मैंने क्या बोला, नोन मतलब जिसे वो जानता है, लाइक उसे वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, अदरवाइज किसी को शेयर नहीं करेगा ये। और ये इंटर्न मतलब क्या होगा, इंटर्नशिप है ये क्या है इंटर्न, अगर आप कुछ नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट इंटर्न में चला जाएगा, ये अगर नहीं डालोगे तो यहाँ पे। इंटर्न कैसे बताए, वो भी एज लाइक प्राइवेट की तरह भी काम करता है, कभी कभी पब्लिक की तरह, बट इसका मतलब 80 to 90% एक्सेस प्राइवेट के लिए जाते हैं ऐसे। तो इंटर्न बहुत कम लोग यूज करते हैं, इंटर्न मतलब इंटर्न डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं डाला ना तो ये किस में डिफाइन होता है, इंटर्न में चला जाता है। बट अगर तीनों में से कुछ अगर एक्सेस देना है तो आपको ये तीनों में से डिफाइन करना पड़ता है फिर, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड के लिए, ठीक है। 80 to 90% ये प्राइवेट के लिए डिफाइन होता है, और 10% इसका अगर देखिएगा तो ये पब्लिक के लिए डिफाइन होता है, वैसे दोनों के लिए काम करता है ये, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ज़्यादा क्या यूज़ करेंगे इसमें से, पब्लिक ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है एक्सेस तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज एक्सेस ही नहीं देगा तो एग्जीक्यूट क्या होगा फिर, ठीक है। समझा ये एक्सेस मॉडिफायर्स। तो देखो इसका तो काम हो गया, देखो एक्सेस मॉडिफायर का। देन सेकंड क्या है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है ये, हाँ डेटा टाइप। देखो रिटर्न टाइप में दो टाइप के रिटर्न टाइप होते हैं, कौन से, वॉइड एंड, एक वॉइड एंड डेटा टाइप्स, बराबर ना। इसमें देखो दो चीजें आती है रिटर्न टाइप में, वॉइड मतलब क्या होता है, नॉन रिटर्न ना, इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होता है। और डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप देखो रिटर्न टाइप के जगह पे आप या तो वॉइड पास कर सकते हो, या तो वॉइड के जगह पे आप डेटा टाइप भी पास कर सकते हो। अगर आपने वॉइड पास किया इसका मतलब क्या है कि आपका वैल्यू रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि आपको डायरेक्टली वो प्रिंट करना पड़ता है। जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का स्टेटमेंट देते हैं ना, उसका मतलब वो प्रिंट हो जाता है सिर्फ। और अगर आप रिटर्न टाइप में जाते हो, अगर कोई डेटा टाइप यूज करने जाओगे तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रिटर्न करके कीवर्ड आपको यूज करना पड़ता है, वहां पे रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस क्या होता है फिर वॉइड एंड रिटर्न में। वॉइड में मैंने बोला कि कुछ भी वैल्यू रिटर्न होता नहीं है ना, वो ऑन द स्पॉट लाइक वहां पे डिस्प्ले कर देता है वैल्यू को। और रिटर्न में क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। वो रिटर्न करना मतलब क्या होता है, आउटपुट देगा, वैसे देता नहीं। देखो रिटर्न का मतलब क्या है कि उसके पास वैल्यू स्टोर्ड नहीं रहता, वो वैल्यू किसी को रिटर्न करके देता है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोला कि एडिशन का जैसे नॉर्मल अगर मैं प्रोग्राम बना देता हूँ, 3 वेरिएबल लिए एबीसी, यहाँ पे लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड यहाँ पे मैंने प्रिंट किया इसको सी को, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अरे एडिशन आता है कि नहीं, 5 आएगा ना। अभी इसके जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा इससे कि नहीं, कि सेम ही है, इससे डिस्प्ले होगा ये नहीं होगा,
इससे डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये करता क्या पता है, जब भी वैल्यू सी में कितना वैल्यू आ रहा है 5 आ रहा है ना, तो ये रिटर्न कर, रिटर्न मतलब किसी को दे रहा है ये वैल्यू। तो एक्चुअली किसको देते हैं पता है, मेथड को देता है। जो फंक्शंस के अंदर ये जाएगा ना ये पार्ट, जो फंक्शनलिटी आप परफॉर्म कर रहे हो वो फंक्शंस को जाके रिटर्न देता है ये वैल्यू। किसके लिए पता है, तो पहले चेक करता है कि फंक्शंस के लिए कुछ वैल्यू यूजेबल है कि नहीं। अगर फंक्शंस को वैल्यू अगर कुछ यूजेबल रहेगा तो क्या करता है, लूप की तरह आइटरेट करता है वही फंक्शन में, ठीक है। जिसमें आपने रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में सुना रहेगा, वो क्या करेगा, लूप में आइटरेट करता है। तो इसको लूप की जरूरत नहीं पड़ती, फंक्शन में भी वैल्यू को आइटरेट कर सकता है। अगर फंक्शन में वैल्यू को आइटरेट करना है देन आपको रिटर्न की जरूरत पड़ती है। बट अगर आपको डायरेक्टली अगर वैल्यू को रिजल्ट डिस्प्ले करना है देन आप सिंपल क्या करो, वॉइड वाला यूज कर लो फिर, ठीक है। डिपेंड्स करता है कि आपको कभी वैल्यू रिटर्न करना है, वैल्यू रिटर्न नहीं करना है। तो नेसेसरी है कि वैल्यू रिटर्न करना ही चाहिए करके, डिपेंड्स करता है ना, वो भी यूजर बेस्ड है। आपको अगर चाहे तो आप वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हो और नहीं रिटर्न किया तो भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखो, अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो आपका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, वॉइड। अगर वैल्यू में रिटर्न करना है कुछ वैल्यू तो रिटर्न करने के लिए आपको उसके जगह पे कुछ डेटा टाइप्स यूज करने पड़ेगा। डेटा टाइप जैसे रिटर्न वैल्यू भी रिटर्न जैसे होनी चाहिए। हाँ, मतलब जैसे मैंने डेटा टाइप्स में बोला कि अगर मैंने डेटा टाइप्स में इंटीजर यूज किया तो इंटीजर में कौन सा वैल्यू रिटर्न होगा, इंटीजर है ना, नंबर ही रिटर्न होगा ना कि डेसिमल रिटर्न होगा। अगर आप कैरेक्टर दोगे तो उसमें स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स वाला वैल्यू रिटर्न होने वाला है वैसे। बट वॉइड में कुछ वैल्यू रिटर्न है ही नहीं ना, उसमें कोई डेटा टाइप थोड़ी डिफाइन है। इसके लिए वॉइड को एम्प्टी बोलते हैं ना हम लोग, जो वैल्यू उसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगा करके, समझा। ये समझा दोनों में डिफरेंस कि नहीं। तो रिटर्न तभी होगा वैल्यू जब आप डेटा टाइप कुछ पास करोगे, और अगर कुछ डेटा टाइप पास नहीं किया तो वहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो ये मिल गया आपको, रिटर्न टाइप भी मिल गया अभी। इसके बाद फंक्शन नेम क्या है फिर, किसका, मेथड का नाम ना। तो इसे हम लोग यूजर डिफाइन बोल सकते हैं, यूजर डिफाइन मेथड ना। यूजर डिफाइन मतलब क्या होता है, यूजर कैन गिव एनी नेम। तो इसके लिए कुछ लाइक ऐसे कुछ ऑप्शन है या कुछ मेंशन किया जाता है कि आपको यही नाम देना है करके, कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। आपको जो चाहिए कोई भी नाम का फंक्शंस बना सकते हो, सिर्फ स्पेसिंग वगैरह नहीं देना है, जैसे आपका वेरिएबल के लिए रूल है, बराबर ना। स्पेसिंग वगैरह देना है, कोई भी फंक्शन का नाम दे दो आपको जो देना है वो, बट बीच में स्पेसिंग नहीं आना चाहिए, स्पेस वगैरह अलाउड नहीं है। अगर आपको चाहे अंडरस्कोर वगैरह यूज करना है तो वो यूज कर लो, ठीक है। एंड देन व्हाट अबाउट पैरामीटर्स। एक प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए कि क्या चीजें चाहिए, कौन से वैल्यूज चाहिए, वो वैल्यूज हम लोग किसके अंदर पास करेंगे, एज अ पैरामीटर ब्लॉक में। जैसे मैंने बोला कि अगर नीचे यहाँ पे एडिशंस का प्रोग्राम मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो एडिशन के लिए कितने वैल्यूज की मुझे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे दो ना। ए एंड बी के लिए वैल्यू चाहिए, यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल मैंने पास किया, बट सी वेरिएबल का यूज किया यहाँ पे सिर्फ स्टोर करने के लिए ना। बाकी मेन यूज किसका हो रहा है यहाँ पे, ए एंड बी का, जो वैल्यू आपको दे रहे हैं। तो जितने वैल्यू देने वाले वेरिएबल होते हैं दैट आर नथिंग बट योर पैरामीटर, जो पैरामीटर ब्लॉक में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यही सेम वेरिएबल आपको किसके अंदर डिफाइन करने पड़ेंगे, पैरामीटर ब्लॉक में। तो पैरामीटर मतलब आपको वेरिएबल पास करना है जहां पे आपको वैल्यू मिलेगा। और इसका एक पार्ट होता है जो कॉलिंग का पार्ट आएगा, जो मैं दिखाऊंगा नीचे। तो फंक्शन कॉलिंग के पार्ट में क्या होता है, वहां पे उसे आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं। अभी मैंने क्या बोला, ये इसे फंक्शन को एक्सेस करने का, लाइक इसे एक्सेस करने का परमिशन किसके पास होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के पास ना। तो ऑब्जेक्ट को देखो, इसको कैसे एक्सेस करना है, तो समझो ये मेरा ऑब्जेक्ट नेम, और यहाँ पे क्या यूज करता है ये डॉट, डॉट एक्सेसिंग, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा आपका फंक्शन का नेम, और इसके अंदर आपको पास करने पड़ते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या होगा आपका मेथड कॉलिंग है ना, जहाँ पे मेथड को कॉल कर रहे हो। तो देखो मेथड को कॉल करने के लिए मैंने क्या बोला, मेथड को कॉल सिर्फ यही कर सकता है ना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की तो हेल्प लिया मैंने, और ऑब्जेक्ट कौन से मेथड को कॉल करे तो उसके लिए आपको मेथड का नाम तो देना पड़ेगा ना। अभी कितने सारे मेथड अवेलेबल है, कुछ भी नाम देके पता नहीं चलेगा उसे। आर्ग्यूमेंट्स का भी देना है आपको, आर्ग्यूमेंट्स। अगर कुछ पैरामीटर्स रहेगा तब, अगर पैरामीटर किसी ने पास नहीं किया तो आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं देना है, फिर एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ देना है। तो पैरामीटर पास करना नेसेसरी है, ऑप्शनल है। चाहे तो पैरामीटर पास कर सकते हो, वो भी यूजर बेस पे, यूजर बेस पे डिपेंड करता है। अगर आपको चाहे तो पैरामीटर पास भी कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। बट एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपने पैरामीटर पास किया तो आपको आर्ग्यूमेंट्स कंपलसरी देने पड़ेंगे, वैल्यूज देने पड़ेंगे ना। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने ए एंड बी दो वेरिएबल पास किए, तो कितने वैल्यूज आपको यहाँ से पास करना पड़ेगा,
2 वैल्यूज देना पड़ेगा, और ये वैल्यूज कहाँ पे जाना चाहिए उसके लिए वो फंक्शन का नाम हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि कौन से फंक्शंस को लाइक ये होना चाहिए पोजीशन के लिए। समझा? इसको ये मेथड कॉलिंग बोलते हैं। बट अभी कौन से मेथड को कैसे क्या कॉल करना है, देखो अभी इसमें मेथड में भी क्या एक ही टाइप का मेथड नहीं है। ये समझा मेथड का सिंटैक्स? समझा ये एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप क्या है, मेथड नेम क्या और पैरामीटर्स, और यहाँ पे क्या आएगा पूरा स्टेटमेंट ब्लॉक है ना, आपको जो पूरा कोड जो लिखना है वो यहाँ पे आप लिखोगे अभी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, देखो ये टाइप्स ऑफ मेथड्स, कौन से टाइप के मेथड्स होती हैं। यस, कौन सी होती है? स्टैटिक मेथड और एक होता है डायनेमिक मेथड। डायनेमिक को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्टैटिक ना। कुछ डिफरेंस होगा दोनों में? कुछ तो होगा ना डिफरेंस। तो चलो पहले देख लेते, इसको समझ लेते स्टैटिक मेथड है क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड इज डिफाइंड विथ स्टैटिक कीवर्ड ना, इसका स्टैटिक कीवर्ड चाहिए अगर स्टैटिक मेथड को आपको डिफाइन करना है तो। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड जहाँ पे आप डिफाइन करोगे वहाँ पे वो आपका मेथड क्या बन जाएगा? स्टैटिक बन जाएगा। बट क्यों बनाना है स्टैटिक, देखो यहाँ पे। सो अभी पहले स्टैटिक का मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या रूल्स है, उसने क्या क्या रूल्स बना के रखे इसके अंदर, स्टैटिक के अंदर। ठीक है, सो लाइक देखो यहाँ पे रूल्स है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल नॉट अलाउड इन स्टैटिक मेथड। मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल मतलब कौन से वेरिएबल? देखो स्टैटिक वेरिएबल रहेगा तो वो भी स्टैटिक कीवर्ड के साथ ही आएगी, करेक्ट ना। अगर स्टैटिक कीवर्ड में डिफाइन है इसका मतलब क्या हो गया? वो वेरिएबल नॉन स्टैटिक रहेगा। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को आप स्टैटिक मेथड में यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। समझा? मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैनॉट एक्सेस इन स्टैटिक मेथड। ठीक है, एक्सेस नहीं दे सकते उसको, हम लोग परमिशन नहीं दे सकते बिकॉज ये अलाउ करता नहीं है। तो स्टैटिक मेथड के अंदर सिर्फ कौन से वेरिएबल आ सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं? वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही होने चाहिए, तभी जाके वो एक्सेस देगा। तो फिर स्टैटिक मेथड बना के फायदा है क्या है? तो कभी स्टैटिक वेरिएबल बनाना चाहिए, कभी नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा फिर? बराबर ना, डिपेंड्स करता है रिक्वायरमेंट वाइज। तो हर एक बार थोड़ी स्टैटिक वेरिएबल बनाने बैठेंगे। स्टैटिक मतलब क्या होता है? कांस्टेंट के लिए डिफाइन किया जाता है स्टैटिक टर्म, बराबर ना। तो हर एक बार थोड़ी हम लोग स्टैटिक बनाने बैठेंगे इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर और एक हमारा एक एडवांटेज भी इसने दिया हुआ है। एक चीज दिया है कि स्टैटिक के अंदर आपको स्टैटिक वेरिएबल यूज करने पड़ेगा, और सेकंड चीज डोंट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मैंने बोला ना कि कोई मेथड को अगर एक्सेस करना है तो वो किसके थ्रू करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट के थ्रू ना। ऑब्जेक्ट का ही काम है कि मेथड को एक्सेस करके देना वहां पे। बट ये क्या बोल रहा है? इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, फिर ये मेथड को कॉल कैसे करेगा? मतलब समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे देखो पॉइंट में क्या लिखा है उसने, ये बोल रहा है कि इसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने इधर ही आपको दिखाया कॉलिंग इसका, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ना यहाँ पे मेथड को कॉल करने के लिए। ऑब्जेक्ट के बिना तो करेगा नहीं, बट स्टैटिक मेथड बोल रहा है कि मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। जैसे कॉल कैसे करेगा? देखो इसका रिक्वायरमेंट क्या है फिर। सो बेसिकली इट यूज क्लास नेम ना टू कॉल मेथड्स। ठीक है, तो इसे अगर मेथड को कॉल करना रहेगा तो किसकी हेल्प लेगा ये? डायरेक्टली ये बोलता है डायरेक्टली क्लास के थ्रू में कॉल कर दूंगा मेथड्स को।
ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। समझा? मतलब क्लास का नाम कुछ भी रहेगा, उसी की हेल्प से वो क्या करेगा, मेथड को कॉल करेगा। समझा ये? नॉन स्टैटिक में क्या होगा फिर डायनेमिक में? इसमें स्टैटिक कीवर्ड डिफाइन होगा नहीं ना? इसमें स्टैटिक वगैरह कीवर्ड डिफाइन नहीं होता है, बट यहाँ पे हाँ वही बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन एक्सेस इन दिस स्टैटिक इन नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, मतलब इसमें दोनों भी वेरिएबल अलाउ करते ही हैं, तो बेटर क्या रहेगा हमारे लिए? ठीक है, बिकॉज हर एक टाइम पे मैंने जैसे बोला कि हर एक टाइम पे थोड़े हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बनाने बैठेंगे। डिपेंड्स करता है ना, कभी स्टैटिक भी लग सकते हैं, कभी नॉन स्टैटिक भी लग सकते हैं, तो हमारे पास लाइक दोनों वेरिएबल का एक्सेस ये दे रहे हैं हमें, बट इट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पे बढ़ जाएगा आपका। तो बाकी आपको तो पता है ऑब्जेक्ट से आपको कॉल करना पड़ेगा फिर। ये समझा ही है? तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। तो अभी ऑब्जेक्ट बनाते कैसे फिर? ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट? स्कैनर का कैसे ऑब्जेक्ट बनाया था हम लोगों ने? क्लास रेफरेंस पहले तो क्लास का नेम ना, एक क्लास का नेम होता है, तो पहले क्लास नेम आता है, इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट नेम ना, जो ऑब्जेक्ट आपको बनाना है वो रहता है वो ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड लगता है आपको? न्यू ना, न्यू, एंड देन फिर से ये आपका रहेगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोलेंगे। कोई भी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। समझा ये बता रहा हूँ बिकॉज आपको ये अभी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, किसके लिए? डायनेमिक मेथड के लिए, बट स्टैटिक मेथड में इसकी जरूरत नहीं है आपको। बराबर? क्या हुआ रे? वो डर गया। अच्छा गाना बोल रहा हूँ उनका। इसमें हम लोग इसमें नाम डाल देंगे इंडियन आइडल में। हम्म? बस फिर नाम हो जाएगा अपना। कौन से बैच में था? तो लाइक जावा के बैच में था। किसका पार्टनर था? तो शुभम का पार्टनर था। शुभम उधर क्यों बैठता है वो पार्टनर को छोड़ के? हस्बैंड। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी हो गया। अभी हम लोग देखते हैं क्लास का स्ट्रक्चर। अरे पानी पी रहे हो कि नीचे डाल रहे हो पानी? ये स्ट्रक्चर देखो, इसका क्या है? स्ट्रक्चर क्या रहेगा क्लास का? पहले क्या रहेगा? आपको क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड चाहिए ना। उसके बाद क्या आता है आपका? क्लास नेम। ये तो आपका लाइक मेन सिंटैक्स है, और इसके अंदर आप मेन मेथड बना देते हैं। बराबर, ये मेन मेथड था हमारा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी एक चीज बचा हो, क्या? मेथड ना। मेथड कहाँ पे बनाना है आपको? मेन के ऊपर। यहाँ पे आपका मेथड क्रिएशन रहेगा। मतलब ये जो मेथड का सिंटैक्स है आपका, ये कहाँ पे आने वाला है?
ऐसे ही रहेगा। तो मुझे होता है एक पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर कितने मेथड हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ ना, उसमें कुछ लिमिट नहीं होता है, जितना चाहिए उतना ना, एन नंबर ऑफ लाइक मेथड को आप सेट कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अब ये सिर्फ मेथड का मैंने सिंटैक्स डाला हुआ है, और ये मेथड को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या बोला, कहाँ पे एक्सेस करना रहता है इसे आपको, इसके अंदर ना, ये आपका मेन है, और वो एक्सेस करने के लिए मैंने क्या बोला, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, ये क्लास का ना, जो क्लास के अंदर के लिए एक मेथड है, तो वही ऑब्जेक्ट से आप क्या करोगे, मेथड को यहाँ पे एक्सेस कर लोगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बेसिक एग्जांपल बना के इसमें स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक दोनों भी मेथड आपको दिखा देता हूँ इसमें कैसे काम करते हैं वो। यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं, मेथड कॉलिंग का पार्ट यहाँ पे रहेगा आपका, करेक्ट ना, जो कुछ भी मेथड वगैरह बनाना है वो यहाँ पे रहेगा, और मेथड का जो कॉलिंग का पार्ट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, चलो एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस। तो एक क्लास बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ठीक, क्लास एंड क्लास का नाम क्या दे देंगे हम लोग यहाँ पे, टेस्ट, टेस्ट रहेगा शायद, डेमो। बहुत सारे क्लास हो गए, इसके अंदर क्या रहेगा आपका, मेन फंक्शन, आ गया मेन फंक्शन। अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग मेथड बनाने के लिए। अभी हमें मैंने क्या बोला आपको, अभी जो कुछ भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी, जो कुछ भी कोड परफॉर्म करना रहेगा वो हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे ना, यहाँ पे सिर्फ मेथड कॉलिंग का पार्ट रहेगा। बाकी आपको जो कुछ भी चीज़ें बनाने वो कहाँ पे बनाओगे, इसके ऊपर ना, यहाँ पे आपको मेथड बनाना है। तो चलो पहले कौन सा मेथड बना लेते हैं, पहले नॉन रिटर्न वाले मेथड दिखा देता हूँ मैं, उसके बाद रिटर्न वाले मेथड भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, क्या सिंटैक्स था अपना मेथड बनाने के लिए, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर में हमें कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे पब्लिक एक्सेस देना है मुझे मेथड को। सेकंड चीज रिटर्न टाइप, अब मैंने क्या बोला, मुझे वैल्यू अगर रिटर्न नहीं करना तो मैं क्या यूज करूंगा वहाँ पे, वॉइड ना, सिंपल, यहाँ पे मैंने वॉइड डाल दिया। उसके बाद क्या था, फंक्शन का नेम, कोई भी नाम दे सकता हूँ मैं वहाँ पे, फंक्शन नेम। चलो मैंने फंक्शन का नाम दिया डिस्प्ले, चलेगा कि नहीं, ये पैरामीटर नेसेसरी है, और अगर करना रहेगा तो कर सकता हूँ, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है ना। ये आ गया ब्लॉक इसका मेथड का, और जो कुछ भी परफॉर्म करना है वो हम लोग इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये कौन सा मेथड हो गया, स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक मेथड है ये, नॉन स्टैटिक श्योर, स्टैटिक क्यों नहीं है, स्टैटिक कीवर्ड से आता है ना वो, यहाँ पे कोई स्टैटिक कीवर्ड है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये डायनेमिक और नॉन स्टैटिक हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर इसे मुझे स्टैटिक बनाना है तो ये कैसे स्टैटिक डिफाइन होगा फिर, ये सेम मेथड को वॉइड के बाद इसको मैं, देखो इसका नाम क्या देता हूँ मैं, डिस्प्ले डायनेमिक, और यहाँ पे एक सेम मेथड बना देता हूँ, सेम ना, एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप में वॉइड देता हूँ, और इसके बाद इसका मैं मेथड का नाम देता हूँ और यहाँ पे मैंने ये दिया मैसेज स्टार्टिंग मेथड करके। तो सेकेंड वाला मेथड मेरा स्टैटिक है अभी, नहीं ना, डायनेमिक ही है। अभी नाम अगर मैंने डिस्प्ले स्टैटिक दिया तो क्या वो स्टैटिक मेथड बन गया, वो तो फंक्शन का नेम हो गया ना। जब तक आप स्टैटिक कीवर्ड डिफाइन ही नहीं करोगे तब तक वो मेथड स्टैटिक नहीं होता है। तो स्टैटिक कीवर्ड कहाँ पे आपको डिफाइन करना है अभी यहाँ पे, एक तो स्टैटिक कीवर्ड आप पब्लिक के पहले भी यूज कर सकते हो, पब्लिक के बाद भी यूज कर सकते हो, तो कहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा, ये मैचेबल रहेगा ना ज़्यादा। ठीक है, बट आपको अगर यूज़ करना है तो पब्लिक के पहले भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये मेथड क्या हो गया आपका, स्टैटिक बन गया ना। अभी आती है दोनों की कॉलिंग के लिए, मैंने क्या बोला, इसका कॉलिंग कहाँ पे रहेगा, इसके अंदर ना, ये मेन के अंदर। तो किसको ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे और किसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना, डायनेमिक को उसने बोला ऑब्जेक्ट चाहिए, बट इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं इसको कॉल कर लूँ जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो इसने क्या बोला था, अगर इसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो ये कैसे कॉल करेगा फिर, क्लास के नाम से ना। तो क्लास का नाम क्या है हमारा यहाँ पे, डेमो,
तो क्या आएगा कॉलिंग इसका यहाँ पे डेमो डॉट कौन से मेथड को कॉल करना है आपको, इसको ना, ये फंक्शन का नाम है ना आपका डिस्प्ले स्टैटिक, इतना आएगा यहाँ पे कॉलिंग, ब्रैकेट में कुछ नहीं आएगा आर्ग्यूमेंट्स, क्यों, बिकॉज कुछ पैरामीटर्स है नहीं। तो ये किसका कॉलिंग हो गया, स्टैटिक मेथड कॉलिंग हो गया ना। डायनेमिक का कैसे कॉल होगा अभी, डायनेमिक के लिए डायरेक्टली क्लास का नाम यूज कर सकता हूँ मैं, नहीं ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको। तब कैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ये क्लास का नाम ना पहले, देन ऑब्जेक्ट का नाम आप कोई भी दे सकते हो, जैसे ओबीजे दिया है मैंने, उसके बाद इज इक्वल्स टू कौन सा कीवर्ड, न्यू, एंड देन फिर से क्लास का नेम डेमो। ऐसे ही बनेगा ना ऑब्जेक्ट, इधर भी सिस्टम डॉट इन लिखोगे, नहीं ना, इधर नहीं आएगा, ये नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट है आपका, तो स्कैनर डिफाइन था ना। और उसके बाद अभी ये जो डिस्प्ले डायनेमिक वाला मेथड है, इसे कॉल कौन करेगा, ये ऑब्जेक्ट ना, ये वाला। तो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे डॉट, क्या है मेथड का नाम मेरा, डिस्प्ले डायनेमिक। करेक्ट ना, ऐसे आएगा। तो ये किसका कॉलिंग होगा आपका, डायनेमिक मेथड कॉलिंग। ये समझा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट किसको चाहिए, ऑब्जेक्ट किसको नहीं देना है वो। तो मेथड कितना भी बना दो, स्टैटिक का मेथड बना दो, डायनेमिक मेथड बना दो, आपके ऊपर डिपेंड है। बट किसको कॉलिंग के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, किसको नहीं चाहिए, वो आपको पहले ये करना है, फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। सबको समझा ही है, रन करके देखेंगे, इसे आएगा आउटपुट, आएगा, ठीक है, SOP दे कर लेते हैं सभी को चेंज। किधर गया ये, इधर सेव किया था ना हम लोगों ने, जावा प्रोजेक्ट डेमो डॉट, एसओपी सब चेंज कर लेता हूँ मैं। हो गया ये बोर तो नहीं हो रहा है ना, हाँ इसमें बोर होने जैसी कुछ चीजें है अरे इंटरेस्टिंग सब चीजें हैं, अगर अच्छा खासा आपको ये आ गया तो आपकी लाइफ बन जाएगी ठीक है। सो देखो कॉल कर लेते हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा, जावा सी डेमो डॉट, आ गया, इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं, दोनों भी आ गया, स्टैटिक डायनेमिक वाला। अभी देखो सेकेंड एक रूल था इसके अंदर, कौन सा मैंने बोला, स्टैटिक मेथड के अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस होते हैं ना, वो अभी आप लोग पहले चेक करके देखते हैं, जैसे उसने बोला है वो हो रहा है कि नहीं वैसे। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्लास के ऊपर यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, बना सकता हूँ ना। अगर यहाँ पे समझो मैंने एक इंट एक्स करके वेरिएबल बना दिया, तो मुझे बताओ ये एक्स वेरिएबल किसके किसके लिए अलाउ है, अभी कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं इसे, दोनों भी मेथड के लिए यूज हो सकता है ना ये, क्यों, ग्लोबल वेरिएबल हो गया ये। अगर मैं यही वेरिएबल अगर यहाँ पे कोई मेथड के अंदर बना दूँ, तो समझो वाई वेरिएबल बना दे, तो ये वाई किसके लिए एक्सेसिबल होगा, ये सिर्फ उसके मेथड के लिए ना, बाकी दूसरे कोई मेथड कोई शेयर नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो क्या बेटर रहेगा इसमें से, ग्लोबली बना के रख लेते तो बार बार हमें वो वेरिएबल को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर समझो यहाँ पे मैं वही वेरिएबल तो मैंने दिया है, यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू मैं दे सकता हूँ, दे सकते हैं ना, बिकॉज वेरिएबल डिक्लेयर है ना यहाँ पे इंटीजर में, इसका एक्स का वैल्यू दिया और यहाँ पे एक्स का वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ। सेम यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू मैंने कुछ अलग दिया 5, एंड इधर यहाँ पे इसे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, बताओ, रिजल्ट बताओ इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कि एरर आएगा, एरर आना चाहिए ना, क्यों, हम लोगों ने जो वेरिएबल दे रहा है ये वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल है या नॉन स्टैटिक है, अभी नॉन स्टैटिक है ना, बिकॉज स्टैटिक का एक्सेस ही नहीं, स्टैटिक डिफाइन नहीं है। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल हम लोगों ने क्या बोला, कहाँ पे एक्सेसिबल है, सिर्फ ये डायनेमिक के अंदर ना, स्टैटिक के अंदर चलेगा ये नहीं चलेगा, तो हमें कहाँ पे, यहाँ पे एरर देना चाहिए, ये वाला, करेक्ट ना।
ये एक्सेस करने देगा नहीं, बिकॉज एक्स आपका इंटीजर आ रहा है और नॉर्मल ये नॉन स्टैटिक से डिफाइन हो रहा है, तो ये अलाउ नहीं करेगा हमें। देखो इसको देखते हैं हम लोग, कंपाइल करने जाओ यहाँ पे, आ गया वहाँ पे। देखो बता रहा है ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेस्ट, बराबर ना। तो बिकॉज इसे स्टैटिक ही चाहिए, तो ये यहाँ पे लाइक ये अटक गया, बाकी दूसरी जगह भी चल रहा है। अगर इसे स्टैटिक बनाया तो स्टैटिक कहाँ पे कीवर्ड देना है, यहाँ पे। अभी क्या होगा, अभी किस में कौन से मेथड में एरर आएगा, ये चलना चाहिए ना, ये नॉन स्टैटिक में भी चलता है ना। मैंने क्या बोला, नॉन स्टैटिक मेथड में स्टैटिक है नॉन स्टैटिक दोनों भी वेरिएबल एक्सेसिबल हैं, बट सिर्फ स्टैटिक मेथड में सिर्फ स्टैटिक ही चाहिए ना। तो देखो इसमें कुछ एरर आने का चांसेस ही नहीं है, चल रहा है ये मेथड अभी। आ गया दोनों का भी वैल्यू। ये समझ रहा है कि ऊपर बाउंस होके चला जा रहा है। हाँ स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड है। देखो स्टैटिक क्या है पता है, स्टैटिक किसके लिए यूज करते हैं इसका भी यूज बता देता हूँ मैं। स्टैटिक मेथड समझा ना, स्टैटिक वेरिएबल क्या है पता है, स्टैटिक वेरिएबल अगर बना देते हो ना, इसको कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। कांस्टेंट, कांस्टेंट इन द सेंस चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा ना। अभी मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, मैं आपको एक सिंपल एक ये देता हूँ। समझो मेरे पास एक फंक्शन है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक एक्स का वैल्यू मैंने लिया है, और यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, प्रिंट किया है एक्स का वैल्यू, और नीचे उसका इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। और ये जो डिस नाम का फंक्शन है इसको मैंने 3 टाइम कॉल किया नीचे। कर सकते हो ना, बिकॉज मेथड रियूजेबल होता है, पता है ना सबको। रियूजेबिलिटी देता है, इसके लिए तो हम लोग मेथड के पास जाते हैं, तो जितने टाइम चाहिए उतने टाइम आप कॉल कर सकते हो मेथड को। तो मैंने इसको 3 टाइम कॉल किया, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए बताओ मुझे। हाँ 1 2 3 आएगा। क्या लग रहा है वो आगे बताओ। 3 लाइन का कोड है। देखो फर्स्ट अपन तो क्या होगा, ये जब ये मेथड कॉल करने जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा बराबर, ये मेथड के अंदर। और मेथड में क्या है, इसको एक्स का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, डिस्प्ले करेगा ये, एंड एक्स का वैल्यू अभी कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट होने के बाद 2 होगा। 2 मिलेगा। हाँ रन ने, अरे प्रोग्राम देख के मैंने क्या बोला, प्रोग्राम देख के आपको रिजल्ट पता चलना चाहिए। रन करने की जरूरत नहीं है प्रोग्राम को। देखो यहाँ से 1 करके वैल्यू लिया आपने, 1 को डिस्प्ले किया, इसके बाद इंक्रीमेंट किया तो कितना हो गया यहाँ पे, 2 हो गया। बट फिर से जब ये फंक्शन कॉल का, अभी देखो इसके पास 2 है, बट जब ये फंक्शन कॉल करेगा तो ये इधर से आएगा ना। फिर से एक्स का वैल्यू कितना करके दे रहा है इसे, ये 1, तो फिर से 1 को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, फिर से इंक्रीमेंट 2 होगा इसका, बट फिर से फंक्शन कॉलेंगे तो ये यहाँ से आने वाला है, तो फिर से वैल्यू इसका 1 ही हो जाएगा। समझो ना, 3 टाइम वो 1 1 1 1 ही डिस्प्ले करने वाला है। बट आपको पता है ना कि लाइक मैंने ये 1 वैल्यू ऑलरेडी लिया हुआ है, तो बार बार क्यों रिपीट हो रहा है वैल्यू, तो इसको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको मैं स्टैटिक बना देता हूँ ना, तो अभी ये सेकेंड टाइम वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ 1 टाइम वैल्यू लेगा। सेकेंड का अभी इसका 2 था ना इंक्रीमेंट वाला वैल्यू, तो 2 लेगा वो आगे इंक्रीमेंट वाला वैल्यू, बिकॉज 1 ऑलरेडी उसने ले लिया है ना। आ रहा है समझ में। देखो स्टैटिक का, इसका स्टैटिक मतलब कांस्टेंट होता है, वो फिर से वैल्यू रिपीट होने देगा नहीं आपको। नॉन स्टैटिक रहेगा तो वैल्यू रिपीट होने का चांसेस है उसमें। वैल्यू आएगा 1 2 3 आएगा, इसमें 1 2 3 आएगा। फिर इंक्रीमेंट होगा। हाँ इंक्रीमेंट वाला आगे का वैल्यू मिलेगा, बिकॉज कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये 1 डिस्प्ले करने के बाद इंक्रीमेंट में जाएगा तो इसका ये 2 होगा ना, यहाँ पे ये 2 होगा बराबर। बट जब ये फंक्शन में जाएगा तो फिर से आपको पता है ये इधर से आने वाला है, बट यहाँ पे स्टैटिक है तो स्टैटिक इसको ये वाला वैल्यू लेने देता नहीं है। तो जो प्रीवियस फंक्शन का जो इंक्रीमेंट का वैल्यू था ना, वो इसे आगे कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा ये, तो 2 यहाँ पे डिस्प्ले करेगा आपको जो पहले मिला था। उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट करके यहाँ पे कितना होगा, 3 ना।
फिर से ये फंक्शन के पास जाएगा तो इधर से 1 ही मिलने वाला है, बट ये लेगा ही नहीं ना स्टैटिक है, ये मतलब पहले ये इसका यूज़ हो चुका है ये वैल्यू, तो फिर से अलाउ नहीं करेगा, तो आगे जो 3 वाला हो उसको इंक्रीमेंट वाला वैल्यू में तो उसके डिस्प्ले करेगा। एंड 4 के लिए तो आगे कुछ है ही नहीं ना, फंक्शन कॉल ही नहीं किया है। ये समझा है कि नहीं? किधर से बताओ, इधर से बताओ कि इधर से बताओ? तो स्टैटिक दिखा दिया था ना। हम्म, जो आपने पहले दिखाया ना हम्म। स्टैटिक के आउटपुट नहीं 2 2 2 नहीं, यहाँ पे 1 पहले ही डिस्प्ले हो रहा है ना, बाद में अभी इंक्रीमेंट। हाँ स्टैटिक की बात का तो 1 1 1 आएगा स्टैटिक अप्लाई करने के बाद कि 1 स्टैटिक, 1 स्टार्टिंग में अप्लाई तो इसका 1 1 1 आएगा सब, हाँ सब 1 1 आएगा, बिकॉज वही वैल्यू बार बार वही फंक्शन के पास जा रहे हैं ना, तो वही एक ही वैल्यू मिल रहा है उसको। और स्टैटिक क्या बना देता, वो वैल्यू को कांस्टेंट बना देता, तो फिर से वो रिपीट करने नहीं देगा। 1 टाइम यूज होगा तो आगे उसको क्या करना पड़ता है, वैल्यू चेंज करना पड़ता है, जो इंक्रीमेंट वाला वैल्यू है उसे लेना पड़ता है उससे। जैसे ये नॉन स्टैटिक है ना वेरिएबल, अभी नॉन स्टैटिक है तो नॉन स्टैटिक के वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं आप पे। तो मेथड में जो स्टैटिक यूज हो रहा है वो किस क्या? यहाँ पे वेरिएबल में आपने बताया हम्म, हाँ मेथड क्या लगाया है मेथड के मेथड के स्पेसिफाई जो ये अपना स्पेसिफायर है उसके हम्म, बाद आप स्टैटिक लगा रहे हो ना, हाँ, तो मेथड पे अप्लाई होगा ना, ये मेथड पे अप्लाई होगा, मेथड में क्यों लगाया जा रहा है? तो उसका रूल बताया ना यहाँ पे, ये मेथड पे क्यों चाहिए, उसकी भी अलग अलग चीजें उसने क्या बनाया, देखो ये मेथड इसके लिए ताकि कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, सेम चीज मैंने क्या बोला, आप स्टैटिक के साथ भी कर सकते हो और डायनेमिक के साथ कर सकते हो। स्टैटिक क्यों चाहिए, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो एक ऑब्जेक्ट कॉलिंग का पार्ट आपका बच जाता है यहाँ पे, डायरेक्टली क्लास के रेफरेंस हम लोग कॉल कर सकते हैं, बिकॉज हर एक टाइम पे कैसे होता है पता है, कोई कोई चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ पे आपको हर एक टाइम ऑब्जेक्ट हम लोग बना नहीं सकते, डायरेक्टली कोई क्लास के थ्रू भी हमें एक्सेस लेना पड़ता है, तो वो टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, इनडायरेक्टली तो कॉलिंग करने जाएंगे नहीं, डायरेक्ट कॉलिंग के लिए हम लोग स्टैटिक का एक्सेस ले सकते हो वहाँ पे। समझा? स्टैटिक मेथड का आपको एडवांटेज क्या दे रहा है ये, कॉलिंग में डायरेक्ट आप क्लास के नाम से कॉल कर सकते हो, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं कोई भी। बट डायनेमिक मेथड के पास जाओगे तो डायनेमिक मेथड बोल रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट कंपलसरी बनाना पड़ेगा, इसके बिना तो आपको ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करेगा, मेथड कॉल नहीं होगा वैसे। बट स्टैटिक मेथड बोल रहा है कि अगर इसे यूज करना है, इसके अंदर अगर फंक्शनलिटी बनाना है तो आपको स्टैटिक वेरिएबल इसके अंदर यूज करने पड़ेगी, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ये अलाउ नहीं करेगा इसके अंदर। आया समझ में? ये दोनों का ये डिफरेंस समझा आपको, स्टैटिक एंड डायनेमिक मेथड में क्या डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है मेन करके, एक में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, दूसरे में ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वही मेन डिफरेंस है इसका। तो डायरेक्ट आपका उधर ही काम हो जाता है ना जहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट कॉलिंग। बट सेकेंड डिसएडवांटेज मिला वो वेरिएबल का ना, वेरिएबल एक्सेसिंग का। तो डायनेमिक वाला मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है ठीक है, बट उसके साथ साथ वो दोनों वेरिएबल को एक्सेस करने दे रहे हैं, बिकॉज देखो हर एक टाइम पे, अभी मुझे मैंने बोला कि ये टाइम पे मुझे स्टैटिक वेरिएबल की स्टैटिक कीवर्ड की जरूरत पड़ी ये सिचुएशन पे, तो हर एक टाइम पे क्या आपको स्टैटिक कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी, डिपेंड्स करता है ना, जिधर जिधर ऐसे कुछ कंडीशंस रहेगा वहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अदरवाइज जरूरत ही क्या है। तो डायनेमिक मेथड ऐसे जो स्टैटिक को भी अलाउ करता है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी अलाउ करता है वो। आया समझ में? बट स्टैटिक मेथड किसी को भी अलाउ नहीं करेगा, वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही चाहिए उसके अंदर, वो फिक्स है, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन बेस बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब कोई भी वेरिएबल वहाँ पे एक्सेस नहीं ले सकते। ये समझा सबको? अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है और एक ही फंक्शन अगर बार बार कॉल होता है तो इसमें होता क्या है, वही वैल्यू फिर से रिपीट होने का चांसेस होता है, समझा? बट स्टैटिक में अगर कांस्टेंट कर दोगे तो कांस्टेंट में ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ 1 टाइम ये वैल्यू डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये आइट्रेशन में चला जाएगा इंक्रीमेंट में। आया समझ में? फिर से वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होता उसका स्टैटिक के बाद। ये समझा कि नहीं? स्टैटिक कीवर्ड समझा? इसके लिए स्टैटिक कीवर्ड होता है, इसके लिए तो कोई बहुत ज़्यादा स्टैटिक कोई ज़्यादा यूज़ करता नहीं, डिपेंड करता है वो, हर एक बार थोड़ी वो कंडीशंस आते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बट मेथड का नहीं बोल सकता मैं, मेथड यूज़ कर सकते हैं आप, बट वो भी स्पेसिफिक टाइम पे, इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो यही मेथड ज़्यादा काम आते हैं डायनेमिक वाले, जो सबसे ज़्यादा काम मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग डायनेमिक मेथड।
आया समझ में ये? देखना है इसको इम्प्लीमेंट करके कि एक साथ बनाओ पहले मैं, और मेथड बना देता हूँ ना, तो और मेथड आपका क्लियर हो जाएगा। इसी के अंदर और मेथड डाल लेता हूँ मैं, सिर्फ मेथड ऐड करता हूँ मैं, तो आपको और मेथड के बारे में समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, चलो और एक मेथड बना देते, किसके लिए? एक एडिशन ऑफ 2 नंबर के लिए, 2 नंबर का एडिशन करना है उसके लिए मेथड बना देते। तो कौन सा मेथड बनाएगा? डायनेमिक बनाएगा, स्टैटिक बनाएगा? डायनेमिक बना देते तो डायनेमिक में काम हो जाएगा अपना। तो क्या आएगा? सेम पब्लिक, रिटर्न टाइप क्या दिया इसको? वॉइड, एंड मेथड का नाम ऐड दे सकता हूँ, दे सकते हैं ना? अभी अगर मुझे इसको पैरामीटर देना है तो दे सकता हूँ कि नहीं? दे सकता हूँ ना, एडिशन के लिए तो जरूरत है, वैसे नहीं दिया तो भी चलेगा, बट यहाँ पे वैल्यू लेनी पड़ेगी फिर आपको, बराबर। या तो खुद से वैल्यू ले लो फंक्शन के अंदर, या तो आप पैरामीटर में पास कर लो वेरिएबल को, तो वहां से आपको वैल्यू मिल सकती है। क्या बेटर रहेगा? पैरामीटर है तो उसी के अंदर पास कर लेते हैं ना। तो कितने वेरिएबल का वैल्यू चाहिए आपको यहाँ पे? 2 ना। तो वेरिएबल देखो आपको ऐसे डिक्लेयर करने, यहाँ पे a, b ऐसे नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे सेपरेट डिक्लेयर करना पड़ता है। क्यों? पता होना चाहिए ना, अभी एक के अंदर कुछ अलग वैल्यू हो सकता है, इसके अंदर कुछ अलग वैल्यू हो सकता है, बराबर। तो दोनों को सेपरेट डेटा टाइप आपको देना पड़ेगा, समझा? कितने भी वेरिएबल लो, फिर इसमें भी ऐसा कुछ लाइक स्पेसिफिकेशन है कि आप 1 या 2 ही पैरामीटर पास कर सकते हो, जितना चाहिए उतना नंबर ऑफ पैरामीटर आप पास कर सकते हो, बट डेटा टाइप के साथ डिफाइन कर लो उसे आप। तो यहाँ पे मुझे कौन से वेरिएबल की अभी फिलहाल के लिए जरूरत पड़ेगी? सिर्फ सी ही लगेगा ना। ए बी का तो काम वही है, वहाँ पे हो गया, तो एडिशन में कर सकते हो यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे कर सकते हैं ना, बिकॉज ए बी का वैल्यू तो ये दे देगा आपको पैरामीटर से, और यहाँ पे जाके क्या करेंगे हम लोग? इसे डिस्प्ले कर लेंगे। तो इसका कॉलिंग पार्ट क्या होगा? इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि नहीं है? लगेगा ना इसे ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा इसका बताओ कॉलिंग? ऑब्जेक्ट क्या आपका ओबीजे ना, डॉट मेथड का नाम क्या हमारा? ऐड, और वहाँ पे पैरामीटर पास किया, तो मैंने क्या बोला? आर्गुमेंट आपको देने पड़ेंगे। कितने आर्गुमेंट लगेंगे इसे? 2 ना। 2 वैल्यूज देने पड़ेंगे, तो कोई भी 2 वैल्यू आप पास कर सकते हो। यहाँ पे देखो 4,6, तो 4 वैल्यू किसके लिए पास होगा अभी? ये ए के लिए ना, और 6 जाएगा आपका बी के लिए। तो इसका एडिशन कितना आना चाहिए यहाँ पे? 10। एक ही फंक्शन में नहीं बोला कि रीयूजेबल होता है, तो आपको अगर मुझे फिर से कॉल करना है तो फिर से और वो एक बार कॉल कर सकता हूँ मैं, इसमें कुछ दूसरे वैल्यू पास कर सकता हूँ, हो सकता है कि नहीं? इसका भी आ जाएगा ना। देखो एक ही कोड मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 2 टाइम कॉल किया मैंने, 2 टाइम क्या मल्टीपल टाइम आप n नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हो इसको, बराबर ना। मतलब ये एडिशन इसका भी करके देगा और इसका भी आपको एडिशन करके देगा ये, समझा कि नहीं? मेथड कॉलिंग है ना ये। मेथड कॉलिंग मतलब क्या है कि आप जितने टाइम चाहिए उतने टाइम से आप कॉल कर सकते हो। उसे सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए, वो 2 वैल्यू आप कुछ भी पास कर सकते हो ना, बट वो 2 वैल्यू नंबर में होने चाहिए ना, वो इसने डिफाइन करके रखा है, इंटीजर ही होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई भी पास नहीं कर सकता ये। आया समझ में ये? अभी ये इसका मैं निकाल देता हूँ, ये एक बस हो गया कॉलिंग, ठीक है। डायनेमिक मेथड ही बनाएगी, बट अभी मैं रिटर्न वाला दिखा देता हूँ। सेम सब्सट्रैक्शन वाला प्रोग्राम बनाए थे, बट उसमें क्या करना है, हमें वैल्यू को रिटर्न करना है। इसमें वैल्यू रिटर्न किया नहीं है ना हम लोगों ने। क्या आएगा उसके लिए? देखो सेम एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, उसके बाद क्या रिटर्न टाइप चाहिए। तो रिटर्न टाइप अभी कैसे फाइंड आउट करेगी? रिटर्न टाइप मैंने क्या बोला, अगर वैल्यू रिटर्न करना है तो आपको डेटा टाइप देना पड़ता है ना, बट डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे? हमारे पास तो कितने सारे डेटा टाइप्स हैं। तो देखो स्टार्टिंग में डायरेक्ट डिसाइड मत कर लो कि कौन सा डेटा टाइप है, बट उसके बाद में फंक्शन का नाम पहले इसे देखे रखता हूँ। क्या दिया फंक्शन का नाम इसका मैंने? अभी ये मेथड पूरा कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे रिटर्न टाइप बाकी है इसका, ठीक है। वो मैं बाद में देता हूँ, वो बाद में पता चलेगा आपको, पहले आप कैलकुलेट कर लो प्रोग्राम को। पैरामीटर चाहिए तो पैरामीटर दे सकता हूँ ना मैं, सेम a, b। यहाँ पे और एक c वेरिएबल लिया, c इज इक्वल्स टू a माइनस, और c को क्या करना है हमें? यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना है ना, यहाँ पे क्या करना है? रिटर्न करना है। तो अभी यहाँ पे इसका जो रिटर्न टाइप होता है ना, रिटर्न टाइप किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके ऊपर ना, जो रिजल्ट आ रहे हैं। तो किसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे? सी को। सी का डेटा टाइप क्या है आपका? तो यही आपका रिटर्न टाइप बनेगा। यहाँ पे जो वैल्यू आप डिस्प्ले करोगे ना, उसका जो डेटा टाइप रहेगा वो आपका रिटर्न टाइप बनता है, समझे? इसके लिए पहले ही सोचने का नहीं, ये बाद में दे दो चाहिए तो, पहले आपका रिजल्ट परफॉर्म कर लो, और रिजल्ट जो वेरिएबल में स्टोर हो रहा है ना, वो वेरिएबल का डेटा टाइप देखो क्या है।
मिला ना रिटर्न टाइप आपको, सोचने की जरूरत है क्या इसमें। तो अभी अगर इसे मैं कॉल करता हूँ सब्सट्रैक्शन मेथड को, सेम होगा, इसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए ओबीजे डॉट क्या आएगा सब ना, और 2 वैल्यू पास किया, आएगा इसका रिजल्ट, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो इसको सिर्फ ये एडिशन ही देगा आपको, सब्सट्रैक्शन नहीं देगा। डिस्प्ले नहीं किया। डिस्प्ले नहीं किया है ना, तो रिटर्न करता क्या है फिर, उसको अभी कॉल किया है ना, कॉल किया तो एक्सेस होना चाहिए ना। अभी देखो दिखा देता हूँ यहाँ पे, एडिशन आ गया ना, सब्सट्रैक्शन दिया है इसने नहीं दिया है, क्यों, बिकॉज वहाँ पे वैल्यू रिटर्न हुआ है। तो वैल्यू रिटर्न होने के बाद होता क्या है, देखो यहाँ पे मैंने बोला था जैसे ये जब ये सी का वैल्यू रिटर्न होता है ना, तो कितना वैल्यू आ रहा है इसमें अभी, तो वैल्यू -4 कितना 8 होगा। तो जो 8 वैल्यू से मिल रहा है, ये 8 वैल्यू किसको देता है जाके पता है, इससे फंक्शन को, ये फंक्शन है ना आपका, इससे जाके देता है। तो मुझे बताओ ये जो वैल्यू आ रहा है वो इसके लिए कुछ यूजेबल है अभी, ये फंक्शन को, मतलब ये वैल्यू इससे के साथ कुछ मैच कर रही है, कहाँ पे भी लग रहा है ऐसा, ठीक है। ये कभी भी मैच नहीं करता, तो रिटर्न वैल्यू क्या करता है पता है, सी का वैल्यू पहले तो जाके ये फंक्शन को देता है, और फंक्शन पहले देखता है कि मेरे लिए कुछ यूजेबल वैल्यू है कि नहीं, अगर कुछ यूज का रहेगा वैल्यू तो आगे इधर ही जाके ये पास करेगा। किसके लिए, मैंने बोला ना आइट्रेशन पास करता है लूपिंग के लिए। बट अगर इसके लिए कुछ इसका यूज नहीं है तो ये क्या करता है, इसके पास जो वैल्यू आया ना अभी 8 करके, वो वैल्यू जाके इसको जाके देता ही है कॉलिंग वाले पार्ट को। तो मतलब देखो इनडायरेक्टली सी का जो वैल्यू किसके पास इसने पास करके रखा है, इसको दिया है। तो अभी अगर मुझे डिस्प्ले करना रहेगा तो डिस्प्ले में किसको करूंगा, सी को करूंगा या इसे करूंगा, सी को, इसको करना पड़ेगा ना डिस्प्ले। सी क्या बोल रहा है, मेरे पास वैल्यू है ही नहीं ना, इसने रिटर्न करके छोड़ दिया वैल्यू, और रिटर्न करके किसके पास आ गया ये वैल्यू, अभी इसके पास है कॉलिंग वाले पार्ट के पास। अभी आप देखो एक बार आपका वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो गया तो आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते, यहाँ पे अलाउड नहीं है, बिकॉज आपने रिटर्न टाइप यूज किया है ना यहाँ पे, तो रिटर्न टाइप यूज है तो उसके लिए आपको रिटर्न स्टेटमेंट ही पास करना पड़ेगा। और जो वैल्यू रिटर्न किया उसने वो किसके पास रिटर्न करके दिया, उसने इसके पास रिटर्न करके दिया वो वैल्यू। तो आप अगर नीचे डिस्प्ले करोगे, यहाँ पे लिखा मैंने सब्सट्रैक्शन इज, क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, ये ना पूरा कॉल, ये पूरा प्रिंट करना पड़ेगा आपको, ये समझा कि नहीं, ये कॉलिंग वाला पार्ट है ना आपका, तो इसके पास पूरा वैल्यू पड़ा है, तो आप या तो पूरा डिस्प्ले कर लो या तो क्या करो, इसको पहले चाहे तो वेरिएबल में स्टोर करके रखो। अभी इसके बाद जो वैल्यू रिटर्न आ रहा है वो किसके, कौन से डेटा टाइप में स्टोर्ड है अभी मुझे बताओ, इंट में ही आ रहा है ना, 8 करके आंसर आ रहा है आपका, तो मैं इसको इंट में कोई वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, इसे कर सकता है कि नहीं, एक ही वैल्यू आ रहा है तो एक्स को भी डिस्प्ले कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, समझा। ये इसको रिटर्न बोलते हैं, अहमदाबाद रिटर्न। देखो दो चीजें यहाँ पे, अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो वहाँ पे डिस्प्ले करके छोड़ दो, तो उधर आपको ये सब सारी चीजें करनी नहीं पड़ती है। बट अगर वैल्यू रिटर्न होता है, ये वैल्यू कभी रिटर्न करना पड़ता है आपको, अगर कभी लूपिंग के थ्रू आपको वैल्यू अगर किसी को पास करना रहता है ना, तभी इसे पास करना पड़ता है, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है। मोस्टली मैक्सिमम टाइम तो आप नॉन यही ज़्यादा प्रेफर करोगे, पर है ना वॉइड वाला ही बेटर है ना, इधर डबल डबल काम हो रहा है आपका। इसको कभी भी यूज मत करो रिटर्न वाले को, जब भी जरूरत पड़ेगी ना आपको, कभी लगता है कि मुझे मुझे नहीं करना चाहिए सर। मैं इसका यूज होता है वेबसाइट्स में, आप देखोगे तो लाइक इसमें एडवांस जावा में भी इसका काम आएगा आपको, बिकॉज उसमें मेथड कॉलिंग होता ही नहीं है ना, जहाँ पे मेथड कॉलिंग नहीं वहाँ पे क्या करोगे आप, जहाँ पे मेथड कॉल हो रहा है इसके लिए डिस्प्ले तो हो रहा है ना, बट एडवांस जावा में आप देखोगे तो उसका मेथड कॉलिंग नहीं होता है, मेथड को कॉल ही नहीं करते, फिर क्या होगा वो वैल्यू, आपने तो प्रिंट करके छोड़ा है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे रिटर्न क्यों करता है वो, रिटर्न करके वो सर्वर को जाके देता है उसका वैल्यू, समझा, उसका वैल्यू सर्वर को रिटर्न होता है वहाँ पे, बिकॉज कॉलिंग ही नहीं ना, उसका कॉलिंग सर्वर के पास रहता है, वैसे उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डिपेंड करता है वो।
इसके लिए इसकी हैबिट होनी चाहिए रिटर्न की भी, मतलब ज़्यादा नहीं ज़रूरत है इसकी, 10-15% ज़रूरत है। मैक्सिमम टाइम तो आपको नॉन रिटर्न के पास ही काम करना ही है। देखोगे ये ट्राई करके पहले? हाँ हाँ ठीक है। आपका जो स्कैनर वगैरह है वो स्कैनर वगैरह आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, मेथड के अंदर, मेथड के बाहर, जहाँ पे यूज़ करें वहाँ पे करो। सिर्फ जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स मेथड था ना फर्स्ट वाला, वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इधर होगा सपोर्ट, ये सिर्फ मेन के अंदर ही होगा ना, बिकॉज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से आता है ना सिर्फ। यूजर इनपुट वाला जो स्टार्टिंग में क्या था फर्स्ट लेक्चर्स में, वो सिर्फ इधर ही एक्सेसिबल है, ये बाकी कोई भी मेथड में आप नहीं कर सकते कमांड लाइन वाला। बाकी स्कैनर आप कहाँ पे भी कर सकते, इधर करो उधर करो किधर भी कर सकते हो। समझा? तो मेन के अंदर अभी आपको प्रोग्राम करना नहीं रहता, मेन के अंदर सिर्फ कॉलिंग रखना है आपको, बाकी पूरा जो कुछ भी फंक्शनिंग पार्ट रहेगा वो मेथड देख लेगी वहाँ पे। मतलब दो सेक्शन बन गए ना आपके, एक मेथड का सेक्शन बन गया और एक मेन का कॉलिंग का पार्ट बन गया। आया समझ में? देखो इसको इम्प्लीमेंट करके पहले।